अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Sensodyne-K and ITIL. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। दिल्ली में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ता बचाने के लिए मैदान पर है आम आदमी पार्टी। सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली की जनता उनके दोष मुक्त होने का फैसला सुनाएगी। भारतीय जनता पार्टी शब्द शक्ति के भरोसे है और आपके आगे दा लगाकर आपदा वाला प्रचार कर रही है। कांग्रेस कह रही है पुराने दिन याद करो, हमारे 15 बरस के दिन। रेफरेंडम फेस कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल, उसी कगार पे खड़े हैं जिस कगार पर शीला दीक्षित खड़ी थी एक टाइम पर बात यह है कि उनके खिलाफ कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है। मुझे लगता है दिल्ली के चुनाव में ये उसी तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है जहां बीजेपी अपना बुमराह नहीं ढूंढ पा रही है कि जो आम आदमी पार्टी को केजरीवाल को लेकर के एक परसेप्शन है कांग्रेस के अंदर कि अगर अरविंद केजरीवाल मजबूत होते गए और अगर फिर से एक चुनाव जीत लिया दिल्ली में तो फिर उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो और भी राज्यों में जाकर कांग्रेस का सीधा नुकसान करेंगे। उनको पता है अगर कांग्रेस 4 से 10% जाती है तो ऑटोमेटिकली बीजेपी आती है। बीजेपी में मजाक में कई बार होता है कि दिल्ली बीजेपी वाले लोगों की बारात में तो बहुत नाचनी है, अपनी बारात आज तक। मिडिल क्लास बीजेपी का कोर वोटर रहा है अभी तक। क्या वो वोटर वापस विधानसभा में जो लोकसभा में फिर बीजेपी के पास था, बीजेपी वापस ले पाएगी? आम आदमी पार्टी में इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का और सीट किसको क्या मिलेगी, इसका क्या क्राइटेरिया रहा है? ही शब्द है सर्वे सर्वे सर्वे। तो लगातार 3 महीने तक, हाँ, तो जिसके हक में सर्वे आया वो सुखी है। मेरे लिए इस चुनाव का एक एक्स फैक्टर है और वो है कांग्रेस। कांग्रेस कैसा करेगी इस चुनाव, वो एक्स फैक्टर बन जाएगा इस चुनाव का। मीर तकी मीर ने कहा कि दिल्ली में आज भीख नहीं मिलती कि कल तलक दिमाग जहां था ताजो तख्त का। इसे भरम है कि ये देश की निगाह है, या इसे ये गुरूर है कि देश की धमनियों और शिराओं में जो विचार बहते हैं, जो शक्ति बहती है, वो यहीं से पंप होती है, क्योंकि ये इस देश के जिस्म का दिल है। ये दिल्ली है। यहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा सुंदर है, कलफदार लोगों के बयानों से भी ज़्यादा, किसी चॉकलेट के इश्तिहार से भी ज़्यादा, या किसी यूटोपियन वर्णन में बताई गई वस्तुओं से भी ज़्यादा। राम राज्य अगर कहीं है तो दिल्ली में ही तो है। यकीन ना हो तो दिल्ली में नए सिरे से विधानसभा के गठन के बाद जो पहले चुनाव हुए उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के दावों को सुनिए, या फिर अगले 15 बरस तक शीला दीक्षित सरकार के दौरान के कांग्रेस के दावों को सुनिए, या उसके बाद के लगभग 12 बरस के दौरान आम आदमी पार्टी के दावों को सुनिए। आपको लगेगा सारे सुखन जो हैं वो यहीं से निश्चित हो रहे हैं। सब कुछ तो अच्छा है और अगर कुछ रह गया है तो इस दफा कर दिया जाएगा। प्रतिस्पर्धा चल रही है लोगों का भला करने की। कोई कह रहा है कि हम 2000 देंगे, कोई 2100, कोई 2500। ये सब के सब रेवड़ियों के खिलाफ बातें करते हैं, सब के सब बांटने पर उतारू हैं। और बिजली वो तो सीधे बादलों से प्रकट हो रही है दिल्ली में, उसके उत्पादन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि घोषणा पत्रों में वो भरपूर पैदा हो रही है। इसलिए मुफ्त बिजली बांटने को लेकर भी होड़ लगी मची है। और जो बिजली और पानी से कुछ मुक्ति हो, यमुना की सफाई इंतजार कर लेगी, वैसे भी पतित पावनी होकर कब तक उसे सफाई का जिम्मा उठाना चाहिए। ऐसे ही सही कालिंदी तभी तो उसे कहते हैं काली बहती रहे। और इन सब से इतर झुग्गियां हैं जिसकी सबको चिंता है, जिसके लिए सब सम्मेलन कर रहे हैं, घर घर द्वार द्वार जा रहे हैं। मैं ना कहता था आपसे दिल्ली पूरी तरह से बदल चुकी है, पर फिर आंख खुल सी जाती है और दिखता है कि कोई है जो कह रहा है कि मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर मुकदमा दागने जा रहा हूं मानहानि का। यहां सबके मान है और सबकी भरपूर हानि है। सब एक दूसरे पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं। सब एक दूसरे को एक दूसरे की BCD ये Z तक जाएगी जनता। वैसे भी मामला अल्फा बीटा और गामा तक आ चुका है। इल्जाम लग रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली की जनता है टुकुर टुकुर ताक रही है, सब कुछ सुन रही है। प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, या कहें कि मुख्यमंत्रियों को, नेताओं को, अभिनेताओं को और उन सब को भी जो सोशल मीडिया पर अपना प्रचार कर रहे हैं। हालांकि समाजशास्त्रियों की नज़र में
प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक नेगेटिव किस्म की टोन है, दिल्ली पर इल्ज़ाम लगता है और हम पत्रकारों पर तो खास तौर पर कि नकारात्मक ही दिखता है क्या, जबकि कहने वाले ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में हमें यही जिम्मेदारी आयद की गई है कि इन तमाम टोपियों से निकलते हुए कबूतरों की सच्चाई आपको बताई जाती रहे। पर दिक्कत यह है कि जो कुछ भी कहना है वो भाषा के दायरे में कहना है, और इस भाषा के दायरे में आप टोपी कहें, आप फूल कहें या आप हाथ दिखाएं, तुरंत आप किसी चुनाव निशान के दायरे में आ जाते हैं। दायरे में रखने का काम चुनाव आयोग का है, लेकिन उस पर भी जब तब इल्ज़ाम लग दिए जाते हैं। मैंने आपसे कहा ना, ये दिल्ली है, इसको मान बहुत है और यहाँ हानि भी बहुत होती है। इसी दिल्ली में एक बार फिर से विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ता बचाने के लिए मैदान पर है आम आदमी पार्टी। सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली की जनता उनके दोष मुक्त होने का फैसला सुनाएगी। भारतीय जनता पार्टी शब्द शक्ति के भरोसे है और आपके आगे दा लगाकर आपदा वाला प्रचार कर रही है। कांग्रेस कह रही है पुराने दिन याद करो, हमारे 15 बरस के दिन, और उन दिनों को खूब याद दिलाने के लिए शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उसी नई दिल्ली की विधानसभा से मैदान में उतार दिया गया है, जहां कभी अरविंद केजरीवाल ने नए नवेले के तौर पर अंग्रेजी के न्यूज़ रूम की डेविड वर्सेस गोलियत की बहस के तौर पर 2013 में आगाज किया था। पर दिल्ली के मन में क्या है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, दिल्ली को लेकर राजनीति क्या हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रकट में और पर्दे के पीछे, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। नेता नगरी के इस नए अंक में आपका भरपूर स्वागत है। नेता नगरी के इस सत्र के हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव जी, जो कि जिस न्यूज में न्यूज डायरेक्टर हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नया साल आपको मुबारक हो। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें और बहुप्रतीक्षित किताब हम लोग पढ़ पाएं। नेता नगरी में हमारे दूसरे मेहमान हैं इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के लिए काम करने वाले पत्रकार जतिन ठक्कर जी। जतिन जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सौरभ सर, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी और ललित टॉप के दर्शकों को भी। और आई थिंक 9वीं साल की रहे ललित टॉप की तक। जी, हमने 9 बरस पूरे किए 28 दिसंबर को। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे में एडिटर कुणाल साहब। धन्यवाद बहुत बहुत, और आप लोगों को बधाई 9 साल पूरे करने पे। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार प्रीति चौधरी। अगर आप हमारी कॉन्वर्सेशन पहले सुन लेते तो वरिष्ठ पे बहुत सारे सवाल उठ सकते थे, पर चलिए, बहुत शुक्रिया। समवयस्क टीवी पत्रकार। समवयस्क माने? समवयस्क मतलब ऑलमोस्ट ऑफ सेम एज, सेम जनरेशन एज whom? Mine. As you almost माने? Because I am 42, you are 40, so almost. चलिए ठीक है। Almost. और इसके अलावा हमारे साथ हैं इंडिया टुडे टीवी से जुड़े हुए अमित भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। 9 साल बेमिसाल रहा सौरभ, तो उसके लिए मुबारकबाद। क्या बात है, ये बीट रिपोर्टर्स नारे बहुत तेजी से करते हैं भाई। थैंक यू सो मच। बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं प्रीति चौधरी का। प्रीति, आप लंबे समय से आम आदमी पार्टी की राजनीति को, और चूंकि हम सब दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के आसपास काम करते हैं, दिल्ली की राजनीति को देख रहे हैं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव कवर्ड 2013 या उसके पहले का जो 2013 का चुनाव किया जी, निर्भया कांड, ये बहुत अगर मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बाबा रामदेव का पूरा प्रोटेस्ट, वो सारी चीजें। तब मान लीजिए कब रिपोर्टर, तब नहीं थोड़ा सा जूनियर रिपोर्टर थी, पर और अगर जूनियर रिपोर्टर होते हैं तो वो रिपोर्टर होते हैं जो गमला ड्यूटी पे होते हैं। और AIC अगर गमला ड्यूटी ये क्या होती है? मतलब आपको खड़ा होना पड़ता है। ये टीवी पत्रकार में का मतलब, ये आई थिंक अमित को ये बात समझ में आएगी कि गमला पत्रकार, और कुणाल को भी आएगी कि इसका मतलब क्या होता है। गमला पोस्टिंग कहा करते हैं आमतौर पे। हाँ। गमला पोस्टिंग मतलब जैसे बंगलों के बाहर या दफ्तरों के बाहर गमले रखे रहते हैं, वैसे खड़े रहो। आपको खड़े रहना पड़ता है कि कुछ डेवलपमेंट हो जाए, कोई नेता निकल आए और वो कुछ ऐसा ना कह दे कि आपके चैनल के पास वो रह जाए, और फिर आपको डांट पड़ जाए, फिर बाद में आप वापस आओ। तो मैंने जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा धरना था मॉर्निंग से लेके रात में, और ये अगस्त, मुझे अभी भी याद है अगस्त के वक्त था, और इतनी उमस अगर कहते हैं, ह्यूमिडिटी होती थी रामलीला मैदान में। तो सब सही है, पर चलिए बढ़िया है, क्योंकि अब वो राजनीति बेटर अंडरस्टैंड कर पाती हूँ। द राइज ऑफ अरविंद केजरीवाल शुरू से देखा है, वो भी देखा है जब वो मतलब हर दिन एक फोटो पर। एक चीज बहुत आप देखेंगे सौरभ, अभी भी आम आदमी पार्टी, तब तो नहीं, गठन नहीं हुआ था आम आदमी पार्टी का, जो कोर टीम अरविंद केजरीवाल की तभी भी थी। मीडिया ऑप्टिक्स में बहुत बिलीव करते हैं। उस वक्त भी हर दिन एक फोटो आती थी। पहले किसी पत्रकार जो बहुत टाइम से उन्हें कवर कर रहे थे, उनको दी जाती थी कि देखिए आज अरविंद केजरीवाल डे 8,
अनशन डे 9, आज उन्होंने हर एंगल से एक फोटो दी जाती थी उन्हें, तो तब से मतलब इन टर्म्स ऑफ मीडिया काफी इन ट्यून रहे हैं। जी जी, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, ऑप्टिक्स की समझ तो बहुत है। बिल्कुल, जनता को क्या दिखे। मेरा सवाल ये था कि हमने लिटरली दिल्ली की पॉलिटिक्स को करवट लेते या लीप फ्रॉग लेते हुए देखा है। एक बाइनरी थी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मदन लाल खुराना का दौर भी देखा गया। उन लॉबीज को हमें रटा दिया गया था एक फॉर्मूले की तरह कि भाई यहाँ एक जाट लॉबी है, एक पंजाबी लॉबी है, एक पूर्वांचली लॉबी है, एक मुस्लिम लॉबी, आदि इत्यादि। आम आदमी पार्टी के राइज के साथ वो सारे फॉर्मूले हमें ध्वस्त होते नजर आए, पर साथ में एक पैरेलल और भी चल रहा है कि विधानसभा होगा तो आम आदमी पार्टी झाड़ू लगा के आ जाएगी और लोकसभा होगी तो बीजेपी झाड़ू लगा के आ जाएगी। ये द्वैध कैसा है? ये देखिए, जहां तक मैंने इसको समझने की कोशिश की है सौरभ, आपने जाट, पूर्वांचली, मुसलमान, सारे जो ये लॉबी, पंजाबी लॉबी, सरदार लॉबी, जितनी भी लॉबियों की बात की, पर ये एक कहते हैं द बिगेस्ट लेवलर इसमें अगर है, सबको एक समान कर देता है। दिल्ली इज अ सिटी ऑफ माइग्रेंट्स। आप बिहारी, पूर्वांचली, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। एक चीज जो दिल्ली में हमेशा काम की है, ऑफ लेट हमने देखा है शीला दीक्षित जी के टाइम से भी, और जब अगर आप देखें साहिब सिंह वर्मा जी को हटाकर सुषमा स्वराज जी को लाया गया था, इज एट अ टाइम, और फिर अरविंद केजरीवाल। पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स बहुत चलती है दिल्ली में। एक पर्सनैलिटी ड्रिवन लीडरशिप लोग देखते हैं उसको, तो एटलीस्ट ये मतलब द ट्रेंड हैज been that ever since। अगर आप सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित का भी बाद जो उनको सेकंड टर्म मिला, उसी उस पे मिला, that she became larger than life at one point of time। But it is also, you know, the anomaly of Delhi is, and it you can go hark back to its history, कि it creates you from nothing, and then look at how Sheila Dikshit lost to Arvind Kejriwal, जो डेविड और गोलायत की आप बात कर रहे थे। And I think today, आज के वक्त अगर एक रेफरेंडम फेस कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल उसी कगार पे खड़े हैं जिस कगार पर शीला दीक्षित खड़ी थी एक टाइम पर बात यह है कि उनके खिलाफ कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वर्सेस हु वाला क्वेश्चन मार्क है। पर अगर ये कर पाते हैं, देखिए सौरभ, इसमें दो राय नहीं है, ये चुनाव इज अ रेफरेंडम ऑन अरविंद केजरीवाल। अब इसमें क्या होगा, जो अगर वो हारेंगे वो उन पर है, अगर वो जीतेंगे तो चौथी बार फिर वो दिल्ली में ओथ लेंगे, क्योंकि अगर आप देखें 2013 में 50 से कम दिन की सरकार, 49 डेज की सरकार थी, फिर आपके लगातार 2 बार अरविंद केजरीवाल, इस बार फॉर द 4th टाइम। बहुत, आई थिंक द लास्ट टर्म जो रहा है अरविंद केजरीवाल का, द लास्ट 2 साल रहे हैं इस टर्म के, आई थिंक हैज बिन द मोस्ट ट्राइंग फॉर एनी चीफ मिनिस्टर। अगर आप देखें एज अ पार्टी यूनिट, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑन अ पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट हैज बिन वेरी चैलेंजिंग, और दिस विल बी, आई फील, इट्स अ रेफरेंडम इलेक्शन ऑन अरविंद केजरीवाल। और ऐसा भी लगता है कई बार देख के कि एक चीज़ है जो बीजेपी की टेक्स्ट बुक से लिए गई, क्योंकि बीजेपी का जब हम 2014 का इलेक्शन कैंपेन देखते हैं तो आईपीएल के दौरान के जो ऐड आते थे कि एक टीम का कैप्टन आ गया, दूसरी टीम का कैप्टन ही नहीं पता, सो मोदी वर्सेस हु। और पहले हम जाएं तो कभी ये इंदिरा के ज़माने में हुआ करता था कि भाई इंदिरा के सामने कौन है, तो बहुत सारे दावेदार हैं। और अभी जो हम आम आदमी पार्टी के नए पोस्टर देख रहे हैं वो भी वही है, बिना दूल्हा बारात, या अरविंद केजरीवाल, या गाली गलौच पार्टी, जो उनके सारे पोस्टर हैं जी। लेकिन उनके बरक्स बीजेपी का जो कैंपेन है वो आपदा के इर्द गिर्द है। तो आप चूंकि पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, क्या कमी आपके हिसाब से रह जा रही है जो बीजेपी लोकसभा में 7 की 7 जीत रही है लगातार तीसरे बार से, है ना, पर विधानसभा में वो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच रहे हैं? जो पहली चीज आपने बोली सौरभ, दैट अरविंद वर्सेस हु, के दूल्हा कौन, नाउ आई फील ये इसके इट कैन फायर और बैकफायर फॉर इवन द आम आदमी पार्टी। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप इसको एक पर्सनालिटी ड्रिवन कल्ट, वो मतलब पर्सनालिटी कल्ट ड्रिवन कॉन्टेस्ट कर देते हैं, तो फिर जो एंटी इनकम्बेंसी है, और आप और मैं दोनों जानते हैं कि दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी है। जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो नालियों की बात, जो पानी की बात, जो कूड़ा कचड़ा की बात, एमसीडी अभी तो डबल इंजन है अंडर अरविंद केजरीवाल, और सबकी बात, पोल्यूशन की बात, वो धरी की धरी रह जाती हैं। फिर आप उसी में उलझ जाते हैं कि
अरविंद केजरीवाल वर्सेस हु, तो फिर बात शीश महल वर्सेस राजमहल की हो जाती है, उस पे नहीं आती। देखिए एमसीडी आपके पास 2 साल है, आपने क्या किया, क्या आपने इन पैमानों पे डिलीवर किया कि नहीं किया। तो एक वो बात है। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए, इसीलिए आम आदमी पार्टी बहुत क्लियर है अपने एजेंडे में, वो इसको एक पर्सनालिटी ड्रिवन कैंपेन बनाना चाहती है, अरविंद केजरीवाल वर्सेस हु। तो आप अगर उस पे सीमित रह जाते हैं और बाकी चीजों पे एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं करते हैं, तो इट्स अ प्लस पॉइंट आई फील फॉर द आम आदमी पार्टी। दूसरा सवाल जो आपने बीजेपी फॉर द इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर द आम आदमी पार्टी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि बीजेपी क्यों इस चीज को काउंटर नहीं कर पा रही, कहां पे वो लैग कर रहे हैं? मुझे लगता है कि एक तो आप शुरू से देखिए, बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है हैज ऑलवेज बीन वेरी वीक। दे हैव नेवर बीन एबल टू कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग लोकल रीजनल लीडरशिप, नंबर 1। नंबर 2, आई फील 3 फैक्टर्स। एक फैक्टर है, अगर आप देखें, जो मिडिल क्लास है दिल्ली की, मिडिल क्लास 2020 के आंकड़े ले लें, 55% विधानसभा के आंकड़े ले लें, 55% मिडिल क्लास ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था। ट्रेडिशनल वोट बैंक मिडिल क्लास किसका रहता है? भाजपा का रहता है। वही वोटर जो मिडिल क्लास का होता है, वो जाकर, जो आपने पहले बताया, नरेंद्र मोदी को वोट डालता है। तो ये एक दुविधा रही है बीजेपी के लिए कि ये मिडिल क्लास हमको विधानसभा में क्यों नहीं वोट करती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, और इसके लिए मतलब आप इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी। एक ये क्यों नहीं कर पाई है कि उस मिडिल क्लास को वापस क्यों नहीं खींच पाई है। वन ऑफ द मेन रीजंस यू विल सी द कैंपेन दैट दे आर रनिंग दिस टाइम इज शीश महल, पर्दे, टॉयलेट सीट के गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट, ये सारे उसी में आके कहते हैं कि मिडिल क्लास को थोड़ा अर्क करें कि देखिए तुम्हारा टैक्स पे आपका मनी है। ये जो बंधा हुआ वोट बैंक है अरविंद केजरीवाल का, स्लम ड्वेलर्स, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूल, वो बंधा हुआ है। एक चीज सौरभ बहुत क्लियर है, अगर आप देखें 2020 में एज अ ग्राउंड रिपोर्टर मैंने देखा था, एक चीज अगर अरविंद केजरीवाल को 63 आउट ऑफ 70 एमएलएज लेके आई थी, मुझे लगता है पर्सनली वो था फ्री बस राइड, जो महिलाओं के लिए 63, अब 63 है अभी, 62। तो फिर वो क्या है, वो क्यों लेके आए थी? वो था कि जो आपने फ्री बस राइड्स, जो महिलाओं को फ्री बस टिकट मुफ्त, वो बहुत ज्यादा गया था मेरे हिसाब से, एंड आई कुड सी द इलेक्शन टर्न। तो ये जो मुफ्त फ्रीबीज वर्क फॉर द स्लम ड्वेलर्स, दिस इज अ वोट बैंक व्हिच इज टाइड टू अरविंद केजरीवाल, दिस इज आल्सो अ वोट बैंक व्हिच मेनी लुक एट अ दलित वोट बैंक। 12 सीटें हैं दिल्ली में जो रिजर्व्ड हैं। 2020 में 12 की 12 सीटें आम आदमी पार्टी को गई थी। तो इस पे अगर आप देखें, बीजेपी काम कर रही है स्लम्स में जाकर। आई एम श्योर अगर कुमार कुणाल भी आपको बता पाएंगे, जबरदस्त काम हो रहा है वहां पर। बट व्हाट इज द बीजेपी ट्राइंग टू टारगेट? बीजेपी नंबर 1 इज डेफिनेटली ट्राइंग टू टारगेट द मिडिल क्लास, कि वही मिडिल क्लास वापस आ जाए उनकी फोल्ड में। ठीक है, अभी चूंकि बीजेपी का जिक्र हो रहा है, जतिन ठक्कर हमारे साथ हैं। जतिन, दिल्ली को लेकर बीजेपी के खेमे में क्या चर्चा रहती है? कई बार बात चली, मतलब एक बार वो किरण बेदी वाला प्रयोग कर चुके हैं, कभी कहा गया कि हर्षवर्धन तो चलिए दिल्ली के ही होम ग्रोन लीडर थे, और मदन लाल खुराना सरकार, सुषमा स्वराज सरकार, साहिब सिंह वर्मा सरकार में मंत्री थे, लगातार विधायक थे, तो एक समझ में आता है। लेकिन हर्षवर्धन, और तब काफी क्लोज भी पहुंच गए थे, दे वर पार्टी नंबर 1 इन 2013, बट शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी। पर उसके बाद किरण बेदी वाला प्रयोग देखा, फिर इधर चर्चा चलती रही। कभी जब गौतम गंभीर सांसद थे, कहा गया कि ये वो फायर ब्रांड लीडर है जिसको आगे किया जा सकता है। मनोज तिवारी का प्रयोग तो किया ही गया। स्मृति ईरानी की चर्चा चली कि उनको आगे किया जा सकता है। कुछ लोग दूर की कौड़ी ले आए कि हो सकता है कि बीजेपी कुमार विश्वास को ले आए और उनको प्रोजेक्ट कर दे। ऐसे अलग अलग दावे चलते रहे, लेकिन अब तक दिल्ली में वो चेहरा नहीं मिल पाया है जो अरविंद केजरीवाल को सीधे चुनौती दे सके। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अंदर खाने बीजेपी में दिल्ली को लेकर क्या चर्चा चल रही है? सर, दिल्ली का चुनाव की जब भी बात होती है तो 3 मेन प्लेयर, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, और इन दोनों पर भारी पड़ती है देश की सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी। आपने बीजेपी का सवाल, 98 में चुनाव से पहले सुषमा स्वराज को लाए थे चेहरा बनाकर, पार्टी वो चुनाव हारी। उसके बाद से बीजेपी में एक स्टेट लीडर डेवलप ही कोई नहीं हो पाया। कई बार बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के लोग, कुछ लोग इस फॉर्मल वे में जब हमसे बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे नेता दिल्ली में मंत्रियों के घर के आसपास, पार्टी के ऑफिस बीरर्स के घर में तो आपको मिल जाएंगे, ग्राउंड पे कम रहते हैं। जो पिछले कुछ समय में 2-2.5-3 साल चेंज होना शुरू हुआ है। चुनाव से पहले एक शिविर रखा गया, चिंतन शिविर, रणथंभौर में, पीएल संतोष दिल्ली के अध्यक्ष, वहां पे खूब चर्चा हुई।
तो उसमें काफी चीजों पे डिस्कशन हुआ, जिसमें से ये जो बस्ती वाला कार्यक्रम है वो निकल कर आया कि हर एक कार्यकर्ता बस्ती में निकलेगा, जिसमें 11 तारीख को अमित शाह उस प्रोग्राम में सब बस्ती प्रधानों से डिस्कस करेंगे। विष्णु मित्तल इस प्रोग्राम को पर्सनली तौर पर करेंगे। पूरे इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा बहुत एग्रेसिव मोड में रहे कि आम आदमी पार्टी को कॉर्नर किया, बट ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने एक वोटर सेगमेंट तैयार कर लिया है जिसमें जो है शहरी गरीब, और वो शहरी गरीब के लिए उसकी कास्ट आइडेंटिटी, उसकी रिलीजन आइडेंटिटी और उसकी रीजन आइडेंटिटी सेकेंड। दिल्ली में सब लोग अपनी इकोनॉमिक एस्पिरेशंस के लिए आए, तो उनकी जो वो इकोनॉमिक एस्पिरेशंस फुलफिल कर पा रहे हैं, खासतौर पर 2 जगह पे मैक्सिमम खर्चा होता है, एजुकेशन और हेल्थ, उसमें तो वो एक उनके फेवर में काम करता है। आपने सौरभ, वो एक सेगमेंट है जिसको बीजेपी बस्ती के और अलग अलग तरह से काउंटर करना है। दूसरा, आपने नाम पूछा स्मृति ईरानी का, बिल्कुल उस नाम पे चर्चा थी और बड़ी सीरियस चर्चा थी। उन्होंने कैट को में ज्वाइन कर लिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ जो ट्रेडर्स हैं, तो उससे भी और चला। फिर वो कुछ दिल्ली के कैंपेन में इन्वॉल्व थी। जब दिल्ली की मेंबरशिप ड्राइव चल रही थी तो एमपीज को एक तरफ जितना काम दिया था उतना ही बराबर काम स्मृति ईरानी को भी दिया गया था कि ओवरव्यू देखें, थोड़ा पुशअप कर। एक लोकल रेबल वर्कर में, बूथ वर्कर में भी स्मृति ईरानी को लेकर एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट था। वो पंजाबी भी हैं, वो महाराष्ट्र से भी हैं, उनसे पूर्वांचल भी कनेक्ट कर सकता है, अमेठी में रही है, अमेठी से लड़ी है, चुनाव जीती हैं, वो माइनॉरिटी भी है, और बोलने में भी हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, बंगाली और बहुत सारी भाषा, धारा प्रवाह में बहुत स्मूथ भी बोल सकते हैं। बट ऑफ लेट उस पर कुछ कंसेंसस बन नहीं पाया। आप देखेंगे पिछले जितने भी असेंबली चुनाव रहे उसमें पीएम के साथ एक रीजनल लीडर की फोटो प्रोमिनेंटली दिखी, जो 24 का करेक्टिव मेजर था। हरियाणा में नायब सिंह सैनी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, पर यहाँ पर वो एक बन नहीं पाया। या तो कंसेंसस है या ये भी एक ऐसी स्टेट यूनिट है कि जिसको एक डिसिप्लिन वे में लाने में अभी भी थोड़ा काम बाकी है। मोदी और शाह के इरा में वो हिंदी हार्टलैंड के हर स्टेट में प्रोमिनेंट नंबर 1 प्लेयर था। महाराष्ट्र में भी वो पीछे से आकर नंबर 1 बन गए, यूपी में भी, एक बिहार में थोड़ा सा, और एक दिल्ली जो अभी तक दिल्ली का तिलस्म है वो इसको नहीं खोल पा रहा। दूसरा, आप जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है, वहां पर एक और नाम नया सीएम फेस के नहीं पर जिनको टिकट देने की बात चल रही है वो नूपुर शर्मा। जितना नाम खबर बनाएगा उतना सीट का नाम भी दिलचस्प हो सकता है। उसमें एक सीट जिनके उनके नाम की चर्चा हो रही है वो है बाबरपुर। नई दिल्ली की भी एक सीट है, आने वाले सीटों मीनाक्षी लेखी के लिए भी सीट है, वो शायद जीके या कैंट से चाह रही थी पार्टी, उनको कहीं और से लड़ाना चाह रही है। इसी तरह विदुड़ी के लिए पार्टी का एक तबका चाहता था कि वो तुगलकाबाद से लड़े, पर विदुड़ी ने कालका जी में इंटरेस्ट दिखाया। ऐसा एक पैनल तो बनाकर भेज दिया गया 3 सीट्स का, पर उस पर फाइनलाइज होने में बहुत टाइम लग रहा है। और पहली लिस्ट जब इस बार रिलीज हुई तो उसमें सीसी की मीटिंग ही नहीं हुई, जिसका बड़ा बहुत एक स्ट्रेंज देखा गया कि नॉर्मली बेशक सीसी की मीटिंग और चीजें पहले से डिसाइड हो जाती, बट एक कन्वेंशन है पार्टी की, उसको फॉलो किया गया। ये सब इश्यूज हैं। दूसरा, जो प्रीति ने बड़ा वैलिड पॉइंट 12 रिजर्व सीट्स का है, उसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। 8 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, तो ये 20 सीट्स ऐसी हैं जिनमें 98 के बाद से बीजेपी कभी भी बहुत कुछ कर नहीं पाई। इनफैक्ट 93 के चुनाव में 12 रिजर्व सीट में से 5 या 6 सीट जीते थे, और 93 से लेकर अब तक जितने चुनाव हैं सब चुनावों में मिलाकर भी दलित सीट्स में 5 या 6 सीट्स टोटल मिलाकर नहीं जीत पाए। तो जो शीला दीक्षित के टाइम पे डिलिमिटेशन हुआ है, तो उसमें बीजेपी के लिए लड़ने के लिए ही शायद ऐसा डिलिमिटेशन हो गया कि सीट्स 50 से बच जाती है, जिसमें उनकी स्ट्राइक रेट 70% से ज्यादा होगी, तो ही वो मेजोरिटी और इसमें स्पीकर का पोस्ट भी अपने पास रख पाएंगे सर। और दूसरा एक प्रीवियस का पॉइंट लास्ट में रखूंगा सिर्फ सौरभ। पीएम ने लास्ट में हाल फिलहाल में स्पीच देते हुए कहा कि जो भी स्कीम्स चल रही हैं वो चलती रहेंगी। तो उसके बाद से बीजेपी की जो दिल्ली मैनिफेस्टो कमेटी है, उन्होंने रेकमेंड किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली और 500 यूनिट मंदिर गुरुद्वारा के लिए फ्री बिजली, 2500 रुपए महिलाओं के लिए। खैर महिला वाले पे तो मोरलेस एग्रीमेंट है, 300 यूनिट फ्री बिजली वाले पे सेंट्रल लीडरशिप को कॉल देना। उसमें पीएम सूर्योदय करके एक स्कीम है सोलर सेल की, तो शायद वो हो सकता है उसके थ्रू क्लब करके कर। बट ऑल सेड एंड डन, जो बीजेपी हर जगह कुछ पार्टीज को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, कास्ट कोएलिशन में और बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स जो करती है, लाभार्थी पॉलिटिक्स, वो शायद वो दिल्ली में उन चीजों में वो आम आदमी पार्टी को कॉर्नर नहीं कर पाती। पर पहली बार बीजेपी को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने 3 चुनाव लड़े, जिसमें 2 चुनाव में वो इनकम्बेंट थे। ये चुनाव है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी है,
बट उसमें पार्टी शायद कैंडिडेट जल्दी अनाउंस करके या कुछ और मेजर्स करके, जब केजरीवाल ने महिला और वो सब कर दिया उससे पहले बीजेपी भी अनाउंस कर सकती थी हम भी कुछ ऐसा, तो वो एक शायद कहीं एक लगता है कि बस में थोड़ा चढ़ने में लेट हो गए। मुझे लगता है दिल्ली के चुनाव में ये उसी तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है जहां बीजेपी अपना बुमराह नहीं ढूंढ पा रही है कि जो आम आदमी पार्टी को रोक। जी, पर मैं जतिन इससे पहले कि अगले रिपोर्टर अगले सवाल पे जाऊं, वाई नॉट स्मृति ईरानी? आई मीन हम सब लोग जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, शी सीम्स टू बी द बेस्ट चॉइस। जो आपने भी बहुत खूबियां गिनाई, कमाल की वक्ता हैं और जाइंट किलर रही हैं, अमेठी में काम किया है। इस बार भले ही चुनाव परिणाम उनके अनुकूल ना रहे हों और दिल्ली की ही रहने वाली हैं, स्कूलिंग दिल्ली में हुई, बांग्ला बोल सकती हैं, वर्केबल मराठी बोल सकती हैं। नॉट दैट कि हमारे यहाँ महाराष्ट्रियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अवध का कनेक्ट है अमेठी से सांसद रहने की वजह से और 3 चुनाव लड़ने की वजह से। दिल्ली से चुनाव लड़ चुकी हैं चांदनी चौक से लोकसभा का कपिल सिब्बल के खिलाफ। तो नेगेटिव क्या गया? क्योंकि अदरवाइज तो फेस को लेके कोई कंटेस्ट ही नहीं दिख रही है। मेरे को लगता है कि उसमें एक जो कितना वो भी कितना विलिंग थी वो भी एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। उससे ज्यादा एक था कि शायद दिल्ली में बीजेपी फीस किसको बनाए क्या बनाए, उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहते हुए उसमें कुछ फाइनल क्लैरिटी ही नहीं हो पाई कि बनाना है नहीं बनाना है, सीट कहां से लड़ाना है, कौन सी सेफ सीट चुनी जाए। वो सब एक असमंजस की स्थिति जो कहीं नहीं दिखती वो यहाँ दिखी कि स्टेट यूनिट में उसका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि हर्षवर्धन भी टिकट मांग रहे थे, जगदीश मुखी जो गवर्नर बन चुके हैं उनकी भी कुछ टिकट की इच्छा थी, विजय गोयल की भी थी। तो उन तीनों को पार्टी ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि टिकट नहीं मिल रही। एक जो फेज पे जान लेना है या फेज के बिना जाना है, इस असमंजस में कुछ एक फैसला ही नहीं हो पाया। और मुझे एज ऑफ नाउ लग रहा है कि शायद बीजेपी बिना किसी चेहरे के ही जाए, क्योंकि ये क्लियर था कि अगर उनको आप टिकट देंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है बिना डिक्लेयर किए हुए कि वही चेहरा बनेगा। जी, आपका मूल राज्य हरियाणा है। हमने वहाँ देखा कि एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान, दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर, ये कुछ और फिर आरएसएस के लोग रणनीतिकार थे। संगठन की दृष्टि से, रणनीति की दृष्टि से वीरेंद्र सचदेवा तो हैं ही जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। कौन से लोग हैं जिनके हाथ में कमान है दिल्ली की? एक तो जय पांडा होंगे मेरे ख्याल से प्रभारी। हाँ, जय पांडा, पर मुझे लग रहा है पीएल संतोष काफी इन्वॉल्व है यहाँ दिल्ली के चुनाव में, ऑर्गेनाइजेशन को बीफ अप करने के। तो अमित भाई भी पूरा लगे हुए हैं और नड्डा जी भी, पर पीएल संतोष बहुत लंबे टाइम से बड़ी हैंड्स ऑन अप्रोच के साथ दिल्ली में इन्वॉल्व है। संगठन के तौर पे एक और चीज आपको कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होते ही अरुण जी और अमित शाह जी की टिकट सिलेक्शन को लेकर, अरुण कुमार जो संघ में सह सरकार्यवाह हैं और बीजेपी के पालक अधिकारी, उनकी बहुत मीटिंग हुई, उसमें खूब चर्चाएं। फिर अरुण जी ने खुद भी बहुत सारी मीटिंग्स की। वो मूलतः दिल्ली के ही रहने वाले हैं, उन्होंने भी यहाँ बहुत सारी मूलतः मीटिंग्स की। तो उसमें एक बीजेपी एक असंख्य कुछ ग्राउंड से फीडबैक था कि एक बनिया वोट बेस जो दिल्ली का रहा है, जो इन्फ्लुएंशियल भी है और नंबर्स में भी ठीक ठाक है, वो ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ रहता है, बट असेंबली पोल्स में वो आम आदमी पार्टी पर शिफ्ट हो रहा है और एन ब्लॉक शिफ्ट हो रहा है। तो वो एक कंसर्न है। दूसरा उसमें ये था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जाट और पूर्वांचल कैंडिडेट्स काफी खड़े किए जाते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ काउंटर करने के लिए करना चाहिए। उसमें शायद एक आया कि प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से लड़ाया जाए ताकि एक लगे कि जाट वोट बेस जो ट्रेडिशनली दिल्ली में वो भी बीजेपी के साथ रहा है, उसको एक मैसेज दिया। तीसरा एक कॉज ऑफ कंसर्न बीजेपी के लिए दिल्ली में कि मुस्लिम तो वोट नहीं दे रहा, तो सिख पॉपुलेशन वो भी इन्फ्लुएंशियल एक सेगमेंट है, वो कितना वोट देगा। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम भी देखें तो बीजेपी जो सीट जीती है वो जमुना पार है। क्योंकि ट्रेडिशनल जो सिख पॉपुलेशन है, जो हिंदू पंजाबी पॉपुलेशन है, जो 1947 के बाद में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग वही हैं जो माइग्रेट होकर आए थे, जितने एक प्रो संघ प्रो बीजेपी वाला सेंटीमेंट रहता था, उसमें से एक सिख पॉपुलेशन का वोट उनको लगता है कि जो एक फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद या और भी बहुत इश्यूज के कारण उसको कैसे रिटेन किया जाए, तो वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। जी, आपने कहा सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे नई पार्टी। अब सबसे पुरानी पार्टी का हाल जान लेते हैं। कुमार कुणाल, आप लंबे समय तक कांग्रेस कवर करते रहे हैं, क्या है कांग्रेस में चर्चा? जैसा हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ किया वैसा इनके साथ हो गया। देवेंद्र यादव को स्टॉप गैग मैनेजमेंट के तौर पर लेकर आए, संदीप दीक्षित समेत कुछ पुराने चेहरों को उतार दिया, पर अंदर खाने पार्टी को उम्मीद है क्या खाता खुलने की? क्या चर्चा चल रही है? देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर जो अभी नजर आ रहा है, जो पॉसिबिलिटी है, वो यही है कि किसी तरीके से पहले
अरविंद केजरीवाल को रोका जाए। और ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ सबसे जोरदार तरीके से और सबसे बड़ी पार्टी तो है ही बीजेपी की तुलना में अगर देखा जाए तो कांग्रेस, लेकिन आज की तारीख में दिल्ली में अगर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है तो वो सबसे बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल को रोकने की। और रोकने की चुनौती इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक परसेप्शन है कांग्रेस के अंदर कि अगर अरविंद केजरीवाल मजबूत होते गए और अगर फिर से एक चुनाव जीत लिया दिल्ली में तो फिर उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो और भी राज्यों में जाकर कांग्रेस का सीधा नुकसान करेंगे। और अगर कांग्रेस का नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए आने वाले समय में आने वाले राज्यों में, कई सारे राज्यों में, चाहे वो पंजाब में फिर से चुनाव होंगे तब या फिर गुजरात जैसे राज्यों में, वापसी का रास्ता और मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए पहला फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अरविंद केजरीवाल को पहले आप एक तरीके से उनकी जो धार है उसको कुंद करें, फिर बीजेपी से जो एक लंबी लड़ाई है वो लंबी लड़ाई लड़ ली जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं आप उनको एक साइज में लाओ। 11 दिसंबर का मैं आपको बात बता रहा हूं, तब एक चला था 10 दिसंबर को एक राहुल गांधी की सभा होनी थी, पहली सभा होनी थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और वो सभा थी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने पूरी दिल्ली में एक महीने की करीब यात्रा निकाली। उसके बाद उसका समापन समारोह होना था, वहां पर तमाम लोग बुलाए गए थे। उस समय एक चर्चा अचानक आई 10 दिसंबर को कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की सुगबुगाहट, ये बात आई। और 11 दिसंबर को होनी थी रैली राहुल गांधी की, उसको अचानक कैंसिल कर दिया गया। उसमें कोई मतलब कि कोई रीजन नहीं बताया गया कि क्यों कैंसिल किया गया। तो ये एक सुगबुगाहट चली कि हो सकता है कि जैसे लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो गया था, उसी तरीके का गठबंधन मुमकिन है। लेकिन 11 दिसंबर को ही जैसे ही ये खबर फ्लोट हुई, अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि हम कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं करेंगे। वो इस चुनाव का मुमकिन है आने वाले समय में वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। टर्निंग पॉइंट इसलिए हो सकता है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारेगी, अगर हारेगी तो उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस होगी, बीजेपी नहीं होगी। जतिन ने एक चर्चा की डिलिमिटेशन की। डिलिमिटेशन में बड़ा खेल हुआ। डिलिमिटेशन 2003 के चुनाव के बाद हुआ था, 2008 के चुनाव के पहले हुआ था। उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय ऐसा डिलिमिटेशन करवाया कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कि हर इलाके में जो कि बीजेपी का गढ़ माने जाते थे, मतलब ग्रेटर कैलाश, जहां से पहले राजेंद्र गुप्ता जो बहुत सीनियर नेता थे बीजेपी के, वो जीतते रहे थे, वहां पर भी झुग्गियां ऐड करवा दी, गांवों का ऐड करवा दिया। कई सारे, अब बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। शालीमार बाग बहुत मजबूत गढ़ था बीजेपी का, वहां पर झुग्गियां ऐड हो गई। मालवीय नगर में फौज रानी एक इलाका है जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, वो उसके साथ ऐड कर दिया गया। इस तरीके से तमाम जो गढ़ थे बीजेपी के, उसको उन्होंने एक तरीके से कन्वर्ट कर दिया फेवरेबल सीट जो कि कांग्रेस के लिए हो। लेकिन कांग्रेस को धोखा वहां हुआ जब अरविंद केजरीवाल आए और अरविंद केजरीवाल ने वो तमाम वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया जो कांग्रेस के फेवर में माने जाते थे, कांग्रेस को समर्थन करते थे, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी का वोट बैंक था या फिर जो पुनर्वास कॉलोनी कही जाती है, मंगोलपुरी, सीमापुरी, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, इस तरीके की जो पुनर्वास कॉलोनीज हैं, लगभग 30 कॉलोनी है दिल्ली में, उन तमाम को और गांवों को अपनी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कर दिया और वहां से कांग्रेस की जगह पर आम आदमी पार्टी आ गई। अब ये जो सीट हैं, जिन 20 सीटों की बात जतिन कर रहे थे, 12 शेड्यूल का, जो कि 12 की 12 2015 में भी आम आदमी पार्टी जीती और 2020 में भी जीती। बेहतरीन प्रदर्शन जो था वो 2013 में 2 सीटें जीती थी, उन 12 सीटों में बीजेपी ने, और 2008 में भी 2 सीटें जीती थी। उससे पहले भी उनका
स्कोर खराब था। तो अब यह है कि 2 से बेहतर वो रिजर्व सीटों पर नहीं जा रही है बीजेपी। मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स पर जीतना मुश्किल है। मुस्तफाबाद उन्होंने 2015 में जरूर जीती थी क्योंकि वहां पोलराइजेशन हुआ था। तो ये जो 20 सीटें हैं और स्ट्राइक रेट चाहिए 70 में से 50 सीटें हो गई अगर 20 को हम माइनस करते हैं, और 36 सीटों को जीतने के लिए 70+ आपको स्ट्राइक रेट चाहिए, उससे भी ज्यादा चाहिए। तो जब तक कांग्रेस का एंगल नहीं आएगा, जब तक कांग्रेस एक बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी का नहीं झटकेगी, तब तक दिल्ली में बीजेपी की वापसी असंभव है। सर मूल सवाल ये था कि कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है। जैसे हम कांग्रेस का जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, हम लोग के यूनिवर्सिटी डेज के जितने लीडर थे, रागनी नायक या फिर अमृता धवन, या और उसके पहले के भी दौर में ये अलका लांबा, इन सबको उतारा जा रहा है, कुछ पुराने चेहरों को उतारा जा रहा है। मैं थोड़ा कांग्रेस की स्ट्रेटजी समझना चाह रहा हूं कुणाल आपसे। ये तो दिख रहा है कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को डेंट मारेगी तो बीजेपी आएगी। और इससे पहले कि आप रिस्पॉन्ड करें, प्रीति उस पॉसिबल कांग्रेस आम आदमी पार्टी शेयरिंग को लेकर कुछ जोड़ना चाह रही थी। नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल सही बात कुणाल कह रहे हैं, जो डीलिमिटेशन की बात की, कि बीजेपी डीलिमिटेशन के बाद से वीक हो गई है दिल्ली में। पर कांग्रेस का जहां तक कहना है सौरभ, मैं ये मतलब लोग बहुत सारी चीजें कहेंगे कि इस चुनाव का एक्स फैक्टर ये है, एक्स फैक्टर वो है, एक्स फैक्टर ये है। मेरे लिए इस चुनाव का एक एक्स फैक्टर है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस कैसा करेगी इस चुनाव, वो एक्स फैक्टर बन जाएगा इस चुनाव का। अगर 4% कांग्रेस थी 2020 में, एमसीडी इलेक्शंस में वो ही 4% 12% कन्वर्ट हुआ। अगर वो 10% के ऊपर जाएगा, क्या वो सिर्फ बीजेपी आम आदमी पार्टी को डेंट करेगा या बीजेपी को भी डेंट करेगा? वो उस पर डिपेंड करता है। पर कांग्रेस की इसमें मुझे लगता है एक दुविधा है। कांग्रेस, अगर आप हिंदी में इंग्लिश में कहें, इज स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। और मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई। हाँ, क्योंकि पूरे टाइम राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, आइडियोलॉजी क्या है। राहुल गांधी ने बार बार बोला एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी को हटाना है, हमारी एक आइडियोलॉजी है, बार बार एक ही चीज बताई है। और अगर आप देखें तो स्टेट यूनिट और सेंट्रल यूनिट में एक बहुत बड़ी डिवाइड है, और ये आपको साफ दिखती है। अगर महाराष्ट्र, हरियाणा, याद है जब स्कीम्स अनाउंस हो रही थी, सब कुछ अनाउंस हो रहा था, तो बीच में खड़गे जी बैठते थे, लेफ्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मतलब आपको पूरी टॉप ब्रास दिखती थी। इस बार आपको कौन दिख रहा है? आपको जो बिल्कुल लोकल लीडर्स हैं वो दिख रहे हैं। अभी तक 13 को कह रहे हैं एक बहुत बड़ी रैली होगी, बहुत बड़ी रैली होगी जिसमें राहुल गांधी आएंगे और बात करेंगे। प्रियंका गांधी जो दिल्ली में है, जो जेपीसी अटेंड कर रही हैं, अभी तक एक ट्वीट भी करा है उन्होंने कि कांग्रेस दिल्ली में बहुत बढ़िया कर रही है या कुछ कर रही है। कोई भी आपको जो सीनियर लीडर है कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि उनको पता है अगर कांग्रेस 4 से 10% जाती है तो ऑटोमेटिकली बीजेपी आती है। उनको मतलब उनके जहन में ये बात बहुत स्ट्रांगली है। और सेकंड जो फैक्टर है, उनको ये भी पता है कि अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल 20 में भी उन्होंने यही किया था। बहुत श्रूड, बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। उनको पता है कि जो मुस्लिम वोट है बीजेपी को जाना नहीं है, और वो मुस्लिम वोट बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन उनके पास आना है। तो टिल नाउ ही इज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन। ही इज नॉट कम्युनल, वो कभी कुछ कम्युनली डिविजिव नहीं कहेंगे, पर वो एक चीज बहुत क्लियर कर देंगे कि वो आपसे मतलब ये भी नहीं करेंगे कि यू नो ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म इट्स अ पॉलिटिकल मूव ही विल, और वो कभी ये भी नहीं दिखाएंगे कि वो एक समुदाय के क्लोज हैं। आपको अभी भी याद होगा तब, और मतलब चलिए ये इंटरनल वो है, एक बहुत ही नामी 2020 में पॉलिटिकल कंसल्टेंट जो अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे थे, उन्होंने उनको बार बार एडवाइस दी। अब जो भी बार बार काम कर रहे थे, उसमें क्या छिपा है? मतलब जो भी है, बार बार एडवाइस दी कि देखिए आपको जेएनयू जाना चाहिए। याद है जेएनयू में क्या हो रहा था उस वक्त, जब हल्ला बोल चल रहा था जेएनयू में, शाहीन बाग हो रहा था एक तरफ, सीए एनआरसी, शाहीन बाग एक तरफ, बार बार बोला गया कि देखिए आप जेएनयू जाइए, आप जेएनयू जाइए। अरविंद केजरीवाल जहां तक मुझे पता है जेएनयू नहीं गए, ना जेएनयू गए, ना शाहीन बाग गए, बिल्कुल नहीं गए। और एक बहुत सवाल भी इंटरव्यू में नहीं लिए गए, और बहुत जेएनयू शाहीन बाग वाले क्लियरली बहुत, अब नहीं देखिए हमारे इंटरव्यू में लिए थे, मैंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ इंटरव्यू किया था, लिए थे, सारे सवाल लिए गए थे, पर बहुत क्लियरली उस वक्त जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट को बताया गया कि देखिए आपका काम आप संभालिए, हमको हमारा काम संभालने दीजिए। और ये पॉलिटिकली पे ऑफ सही था
गलत था, मैं उस पर टिप्पणी नहीं दे रही। पॉलिटिकली पे ऑफ किया, क्योंकि क्या पॉलिटिकली उस वक्त नहीं पे ऑफ किया, और बीजेपी लगातार पुश भी कर रही थी अरविंद को उसी तरह। हाँ, और क्या पॉलिटिकली नहीं पे ऑफ किया उस वक्त। मनीष सिसोदिया ने खड़े होकर बोला कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, अगर आपको पता है। और उस एक बयान ने, एक टिप्पणी ने आखिरी 7 दिन में चुनाव पलटा। और तब ये जो आपने देखा था एक बहुत हाईली पोलराइजिंग कैंपेन जो चला था, सबको याद है, दिल्ली का आई थिंक वन ऑफ द डर्टीएस्ट कैंपेन रहा है वो रहा, और तब उस पे चुनाव पलटा। और सारी सीटें धड़ 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 आम आदमी पार्टी की तरफ आ रही थी, एक सीट फंसी हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव 4 बजे के करीब जीत लिया था। पहला टिप्पणी अरविंद केजरीवाल ने बाहर आके कब दी? 7 बजे के बाद। क्यों 7 बजे के बाद दी? क्योंकि 7 बजे पटपड़गंज की सीट डिक्लेयर हुई कि 2700 वोट से मनीष सिसोदिया जीत गए थे। उनकी बिल्कुल ऑन द वायर आ गई थी। तो चुनाव कैसे लड़ना है, अगेन मॉरली मैं इसमें नहीं जा रही हूं, पर कैसे लड़ना है, ही इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। इस वक्त आप देखिए, अब नाउ ये मैंने आपको पूरा जो बैकग्राउंड दिया, इस वक्त के चुनाव में ये कैसे यूज हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है? हर पुजारी को 18,000 रुपए, हर जो सिख ग्रंथी को 18,000 रुपए, 8,000 रुपए बोला था जो मौलाना है उनको दिया जाएगा। अब वो एक कांग्रेस इशू बना रही है, बीजेपी उसमें कुछ नहीं बोल रही। क्या बीजेपी कांग्रेस को अटैक कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को अटैक कर रही है। तो ये सारा बहुत क्लियर है। और इसमें मैं वापस कांग्रेस के पास आती हूँ। कांग्रेस के जो इंटरनल सर्वेज हैं इस वक्त अबिस्मल है, मतलब बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है कांग्रेस एज पर इंटरनल सर्वे। बहुत जो नेता हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगी, चलिए, पर नाम तो सभी को पता है जो लड़ रहे हैं अभी, जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, बहुत सारे उनमें से ऐसे नेता हैं जो मैं जानती हूं जो ये चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें उनको फोर्स किया जा रहा है कि आपको ये चुनाव लड़ना है और आपको ये हाई प्रोफाइल सीट से चुनाव लड़ना है, लोकल लीडरशिप फोर्स कर रही है। पर इसमें एक बात और भी है, जो मुसलमान एरियाज में, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जो टिकट्स दी गई हैं कांग्रेस ने ऑन वो, मतलब अगर बोले बहुत जगह स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को दी गई हैं जिनकी पर्सनल रैपो अच्छी है, जो लोगों को अच्छे से जानते हैं। तो ये एक दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ऐसी 8 सीट बिल्कुल क्लियर है जो जहां पर अगर कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया, उसकी पर्सनल इक्विटी है, तो वो डायरेक्टली किसको इंपैक्ट करेगी? आम आदमी पार्टी को इंपैक्ट करेगी। आम आदमी पार्टी का शुरू से सौरभ एक बहुत क्लियर एजेंडा था जो 3 दिन में मतलब बिल्कुल फ्लिप खा गया कि कांग्रेस को लिए कुछ नहीं बोलना है, कांग्रेस को अटैक करना ही नहीं है। हर डिबेट में आते थे, अरविंद केजरीवाल बिगनिंग में आते थे बीजेपी बीजेपी बीजेपी, पर जब फिर अजय माकन आए, पर अजय माकन ने वो दूसरी पीसी जो उन्हें करनी थी उन्होंने नहीं करी। पहले आके एंटी नेशनल बोला, फिर उन्होंने बोला मैं एक और पीसी करूंगा, आज तक वो पीसी नहीं हुई। पर कमिंग बैक टू द कोर पॉइंट, आइडियोलॉजिकल दुविधा है कांग्रेस में, स्पेशली वेयर द टॉप ब्रास इज कंसर्न। उनको भी पता है कि ऐसा नहीं है कि उनका 4% से 24% या 30% वोट शेयर हो जाएगा। जितना भी आगे जाएगा वो अल्टीमेटली विल दे बी लुक्ड एट एज अ टीम बी of the BJP. Will it help the BJP is a conundrum that they have to deal with, और वो अभी साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, कुणाल, कांग्रेस के बारे में बात हो रही थी, आप इसमें और जोड़ेंगे कुछ? देखिए, एक तो 13 तारीख को रैली है और वो भी रैली जो है वो सीलमपुर में। तो सीलमपुर में राहुल गांधी अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। तो इससे साफ है कि सीलमपुर में लगभग 50% उससे ज्यादा वोटर जो है वो मुस्लिम वोटर है। तो कांग्रेस का फोकस है सीलमपुर जैसी सीट, खासतौर पर अब्दुल रहमान जो कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस के पुराने नेता थे मतीन अहमद, उनके बेटे जुबैर अहमद वहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक रणनीति है। पास की ही सीट है जहां पर अली मेहंदी चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्तफाबाद सीट पर कांग्रेस के से, उनको भी माना जा रहा है कि आखिर उस पर भी असर डालेंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस एक स्ट्रेटजी लेकर के चल रहे हैं जो कि 20 कोर सीट है। उन्हें भी पता है कि वो सीधे 30% पर 25% पर नहीं पहुंचने वाले हैं, लेकिन उन्हें पता है कि पिछली बार जब विधानसभा, माफ कीजिएगा, जब ये चुनाव हो रहा था, खास तौर पर जब चुनाव था एमसीडी का, तो एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को मुस्तफाबाद
ओखला, सीलमपुर जैसी सीटों पर बहुत ज्यादा समर्थन हासिल हुआ था। 3-4 जो मुख्य मुद्दे थे, एक तो था तबलीगी जमात का मुद्दा, जिसमें आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात का नाम सीधे सीधे सार्वजनिक किया था कोविड के समय में। दूसरा है जो मुद्दा 370 पर आम आदमी पार्टी ने 370 को हटाने का समर्थन किया था। सीए एनआरसी पर चुप रहे थे। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट दंगे हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के बावजूद बहुत दिनों तक शांत थे। ये 4-5 मुद्दे हैं जिसको कांग्रेस बड़े बड़े लेवल पे लोकल स्तर पर प्ले अप करेगी, और इन सीटों पर नुकसान अगर आम आदमी पार्टी को होता है तो कांग्रेस उसको कोशिश करेगी जीतने की। जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो बड़े नाम उतारिए, जैसे अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित का अपना जो एक लेगेसी है, चाहे वो शीला दीक्षित की वजह से हो या फिर खुद सांसद रहे हैं, वहां पर भी उनको अच्छा खासा समर्थन मिलता रहा है और कांग्रेस के जो कोर वोटर हैं वो उनको जानते हैं। तो उस तरीके के नेता, या फिर फरहाद सूरी जिनको कि मनीष सिसोदिया के सामने लड़ाया जा रहा है, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है अपने इलाके में। वो ताजदार बाबर के बेटे रहे हैं। ताजदार बाबर वही थी जो कि मिंटो रोड से लगातार दिल्ली विधानसभा जाती रही थी, कांग्रेस की सीनियर लीडर्स में है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि मजबूत कैंडिडेट को उतारना, मजबूत कैंडिडेट के सामने, ताकि वो न सिर्फ नैरेटिव में बने रहे बल्कि जीतने की कोशिश भी करें। जीत हार, फिर से मैं कहूंगा कि जीत हार अलग है। उनका पहला कंसर्न है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को कम से कम नीचे किया जा सके, खुद को रेलिवेंट बनाया जा सके, ये है। दूसरी बात कि कई सारे लोग ये मानते हैं कि नहीं करना चाहिए इस तरीके से आम आदमी पार्टी को चैलेंज, क्योंकि आम आदमी पार्टी को चैलेंज करने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का स्टेचर डाउन हो सकता है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, यहां तक कि तेजस्वी यादव भी आपके खिलाफ जा सकते हैं। शिवसेना भी इस तरीके की बात कर रही है। लेकिन उन तमाम चीजों को कांग्रेस ने ये सोचा है कि हम बाद में सेटल कर लेंगे, पहले दिल्ली का चुनाव हो, इसके तुरंत बाद कोई चुनाव नहीं है। पहला चुनाव बिहार का चुनाव है जो कि अक्टूबर-नवंबर में होना है। बीच में बहुत समय है, बहुत सारे मौके मिलेंगे जब इंडिया गठबंधन के दोस्तों को वो ठीक से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अभी उनके पास वक्त है। पहले आम आदमी पार्टी को एक तरीके से उनको जगह बताया जाए। जी, राहुल श्रीवास्तव जी का रुख करते हैं। राहुल जी, एक बार फिर से बीजेपी के सामने वही यक्ष प्रश्न जिसका जवाब वो 1998 से नहीं खोज पा रहे हैं, दिल्ली विधानसभा कैसे जीतें। हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर भी आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले बीजेपी की रणनीति, बीजेपी के संशय और उसकी दुविधाओं पर आपकी टिप्पणी चाहते हैं। देखिए सौरभ, शुरुआत में किसी ने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस जो है, खासकर बीजेपी लीडरशिप नहीं दे पाई कुछ सालों से। सुषमा स्वराज के बाद से बात की जाती है। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं कि मैं ये कहूंगा कि एक तो बड़े पेड़ों के नीचे छोटे पेड़ नहीं हुआ करते, घास उगने में भी मुश्किल होती है। और इंक्रीजिंगली जो बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है वो इतनी सेंट्रलाइज रही है कि दिल्ली जो बिल्कुल आपके ठीक नीचे है, वहां पे मैंने देखा है कि जतिन विल बी इज मोर देयर टू कमेंट ऑन इट। आप देखिए, मैं देखता हूं कि बड़ी स्ट्रेंज फिनोमेना है कि किसी राज्य को बीजेपी जीतता है तो दिल्ली का बीजेपी काडर जो है ना, वो शाम को ढोल ताशे लेकर के सेलिब्रेशन करने में बहुत बड़ा रोल होता है। जीत कहीं और की होती है, मगर वो काडर अपने उस काडर में से लीडर नहीं निकलता है। अब उसमें मेरे को ये लगता है कि अगर ये सिर्फ बीजेपी की भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर का कैरियर देखें दिल्ली के, वहां पे एक स्टोरी छुपी है कि दिल्ली है क्यों। क्या है कि दिल्ली के लिए कहा जाता है कि दिल की बस्ती है दिल्ली, जो भी गुजरा है उसने उसे लूटा है। लूटा है मतलब बेसिकली एक ट्रांजैक्शनल शहर है कि अगर फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली अगर लालकोट अगर रख लें, इंद्रप्रस्थ की बात होती है, लेकिन लालकोट को अगर मान लें जैसे आनंदपाल तोमर ने बनाया था, तो वो भी इसलिए बनाया था कि राय पिथौरा उनके उसके बाद आया, पृथ्वीराज चौहान वगैरह आए, तो इसलिए बना था कि यहां से जो ट्रेडिंग रूट था उससे चुंगी वसूली जा सके।
और उसके कारण से अगर आप देखें तो इसके इतिहास में सौरभ लीडरशिप बीजेपी की एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। ये आपके साथ आज अरविंद केजरीवाल है, मगर कल अगर आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी रहती है, अरविंद केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम यही आएगी कि दिल्ली में उनके पास क्या नेता होगा। अगर आप देखें तो इस शहर का पहला जो मुख्यमंत्री जो हुए थे वो ब्रह्म प्रकाश जी थे। ब्रह्म प्रकाश जी के पिताजी वगैरह जो थे वो हरियाणा से थे। वो दिल्ली में आकर के शकरपुर बस्ती में बस गए। शकरपुर से वहां लोग कीनिया चले गए। ब्रह्म प्रकाश का जन्म हुआ कीनिया में, वो नायरोबी से आकर के दिल्ली में बसे, तो उसके बाद आकर के वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद गुरमुख सिंह थे जो वरिष्ठ पत्रकार निहाल सिंह जी के पिताजी थे, वो भी बाहर से आए थे। उसके बाद मदन लाल खुराना को दिल्ली का शेर बोलते थे, बीजेपी का टॉलेस्ट एवर लीडर था, जो कि कहेंगे पार्शियली लोकली ब्रेड नेता था यहाँ का। कहा जाता है कि मदन लाल खुराना और जगप्रवेश चंद्रा को जितना दिल्ली पता है उतना किसी को दिल्ली नहीं पता था। तो मदन लाल खुराना मोती नगर के थे, लेकिन उनका जन्म भी लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था, वो माइग्रेट होकर के दिल्ली आए थे। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा मुडका के थे, लाफड़ा जाट थे, वो बाहर से आए थे हरियाणा से, और उसके बाद यहां बस गए। सुषमा स्वराज उनका परिवार अंबाला से आया था, वो अंबाला की थी, जनता पार्टी में थे, और उसके बाद वो देवीलाल की पार्टी से की मंत्रिमंडल से आई बीजेपी के अंदर। उसके बाद शीला दीक्षित आई। शीला दीक्षित का परिवार, शीला कपूर थी, कपूरथला की थी, और उनका ब्याह हुआ था कन्नौज में। कन्नौज से 2 बार सांसद बनी। उसके बाद वो दिल्ली आई थी। अरविंद केजरीवाल जी जो है वो सिवानी के हैं, भिवानी के, हिसार में पढ़ाई लिखाई करी, वो दिल्ली में आए। आप इन सब का अगर पॉलिटिकल करियर देखिए सीएम बने का, तो एक पीरियड के बाद वो मूलतः दिल्ली के नहीं थे, मगर एक पीरियड के बाद पॉलिटिक्स में बाई हार्डवर्क और बाई क्वर्क ऑफ फेट वो नेता बन गए और चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये दिल्ली का कैरेक्टर ऐसा है कि बाहर के लोग इतने ज्यादा हैं कि यहां से किसी नेता को अचानक सिंचाई करके, पानी देके, खाद डाल के नेता बनाना मुश्किल है। उसके बाद अगर हम ये कहा गया कि ऑल्टरनेट नहीं बन पा रहा अरविंद केजरीवाल का, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो आगे बढ़ना होता है, बीजेपी की क्राइसिस ये है कि वो आगे कैसे बढ़ती है। नेता बनती है, नेता के कारण उसके पास थीम होती है, उसके पास स्कीम्स होती हैं, जातीय समीकरण होता है। अब इसमें अरविंद केजरीवाल जो नाम का एक शख्स आता है जो कि टेक्निकली कास्टलेस है। वो कास्टलेस इसलिए है क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स में एंट्री जो हुई वो एक एंटी करप्शन मूवमेंट के जरिए हुई। वो कास्ट के उससे आया ही नहीं, वो कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म पे आया ही नहीं। सालों तक उससे सवाल पूछा ही नहीं गया कि तेरी जात के, तू कौन सी जात के साथ है, तू कौन से धर्म के साथ है। ही वॉज राइडिंग अ क्रेस्ट एट दैट टाइम। और उसके बाद जब सवाल आने शुरू हुए, तब तक हालत ऐसी हो चुकी थी दैट अरविंद केजरीवाल को टेक मेक चॉइसेस विथ हिमसेल्फ। जो पीछे ने कहा कि वो शाहीन बाग नहीं गए, कि न्यू कि भाई साहब ये पॉलिटिकली प्रूवन है कि उस टाइम पे मुसलमान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2 पार्टी कॉन्टेस्ट में गुजरात में एक समय पे जब राहुल गांधी तमाम मठ मंदिर गए थे, नर्मदा पूजा से कैंपेन शुरू कर रहे थे, उनको पता था ना, जब उनको लगा था कि हिंदुओं का वोट दोबारा चाहिए कांग्रेस को, द न्यू मुस्लिम्स हैव नो अदर ऑप्शन बट टू वोट फॉर द कांग्रेस पार्टी। तो अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल लेसन सीख लिया। तो उन्होंने वो कम्युनिटी की लाइन में नहीं फंस रहे, कास्ट की लाइन में नहीं फंस रहे। अब उसके बाद थीम का इशू जो है कि थीम उनके पास अगर देखिए तो हालांकि स्कूल उन्होंने अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक अच्छे किए, पानी की बात होती है, पिलग्रिमेज उन्होंने शुरू किया लोगों के लिए, ऑटो वालों के लिए 10 लाख की स्कीम, झील नहीं बनी, ठीक है, लेकिन उनका एक पर्सनालिटी थीम बन चुका है, लीडरशिप की थीम बन गई है पार्टी की, वो जो उनकी फ्रीबीज हैं। मैंने कहा कि दिल्ली ट्रांजैक्शनल शहर है। 1998 का जिक्र हुआ कि सुषमा स्वराज का जो टेन्योर था, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा हटाए क्यों गए थे? साहिब सिंह वर्मा इसलिए हटाए गए थे, वन देयर वाज ट्रेमेंडस इन फाइटिंग। पहले खुराना साहब के खिलाफ करप्शन के चार्जेस आए और करप्शन के चार्जेस के चलते खुराना साहब को रिजाइन करना पड़ा। साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बन गए।
साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ इनफाइटिंग बहुत थी, लेकिन दूसरा एक कारण था, प्याज के दाम। प्याज के दाम उस टाइम पे इतने बढ़ गए थे जिसके कारण दिल्ली वालों में बहुत रोष था। और ये रोष ऐसा था कि मुझे तालकटोरा स्टेडियम की एक पब्लिक मीटिंग याद है अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत दी थी और उसमें उन्होंने बोला था कि एक समय पे प्याज काटने पे आंसू आते थे, आजकल प्याज खरीदने पे आंसू आते हैं। यानी आप मुझे बताइए कि इस देश में कौन सा राज्य है जहां पे इलेक्शन इज वन एंड लॉस्ट ओवर प्याज प्राइसेस, अनियन प्राइसेस। तो दिल्ली के लिए कहा जाता है कि साहब यहाँ पे एलपीजी का दाम 2 रुपया बढ़ेगा तो हार जाएंगे, बियरनेस अलाउंस मिलेगा तो आप जीत जाएंगे। लोग कहते हैं कि कास्ट इक्वेशन, मुस्लिम, ये तमाम बातें होती हैं। इस शहर में आए हुए आईएएस, बड़े सरकारी बाबू, आला अफसर, तमाम लोग जो है वो न्यू दिल्ली में रहते हैं। अगर कोई बड़ा मुद्दा होता या कोई थीम होती जिसके कारण आइडियोलॉजिकल कोई वोटर स्टैंड लेता होता दिल्ली का, तो ये मुझे बताइए कि दिल्ली की साउथ दिल्ली में 5 में से 5 और न्यू दिल्ली में 6 में से 6 सीटें आम आदमी पार्टी कैसे जीत जाती? कहीं ना कहीं एक थीम ऐसी अरविंद केजरीवाल ने बिल्ड करी है जिसके कारण लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा में हम दे देते हैं, बीजेपी को वोट दे देते हैं। बट द बीजेपी हैज नॉट बीन एबल टू, बीजेपी वो डेंट नहीं कर पाई है अरविंद केजरीवाल ने, जिस जहां से वही कहा जाता है ना कि किशोर कुमार पंचम से शुरू करते थे, केजरीवाल पॉलिटिक्स में एंट्री पंचम पे करी। अब इस लेवल तक अपने लीडर को लाना नीचे से ऊपर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है इस चुनाव में, आई थिंक कुणाल ने मेंशन किया ये कि मोदी साहब ने कहा कि आम आदमी पार्टी की स्कीमें नहीं बदली जाएंगी, कंटिन्यू की जाएंगी। आई थिंक इट्स अ सेल्फ गोल, ये एक सेल्फ एडमिशन हो गया और ये बेंचमार्क बन गया मैनिफेस्टो जो विकास पत्र या कुछ दिल्ली में बीजेपी निकालने की सोच रही है। क्योंकि जिस चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ी बोलते थे, उन चीजों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं कि ये सारी स्कीम्स कंटिन्यू करेंगी। दैट इज परहैप्स अ मेजर विन फॉर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इससे अरविंद केजरीवाल की पोजीशन हो जाती है कि जो स्कीम उन्होंने कंटिन्यू करी, शुरुआत करी, वो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। जबकि आप देखिए कि इस चुनाव की हरकतें शुरू होने के बाद से डेफिनेटली एक मॉडल वर्सेस मॉडल लड़ाई में अगर होनी थी, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को पोजीशन कर लिया। जिस दिन उन्होंने आपदा बोल करके अरविंद केजरीवाल पे अटैक किया, that day he put himself on ticket as far as the Delhi Assembly election concerned। वो उसका एक कारण ये भी है कि लीडरशिप नहीं है। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी की, ये बीजेपी की ही नहीं, ये तीनों सभी पार्टियों की एक क्राइसिस है दिल्ली के अंदर, that it is very difficult in a huge mass of outsiders to generate a leader। क्योंकि कोई लेगेसी नहीं है किसी की यहाँ पे, बारिंग, यानी अगर आप दिल्ली का कुछ 1000 साल इतिहास चले जाएं तो महरौली नाम का गांव ही तो था, इसके अलावा दिल्ली था नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे कारवां जोता गया है, दिल्ली बसा है। यहाँ पे लोगों के पास बताने के लिए थोड़ी है कि साहब मैं पहले पटवारगंज में क्या करता था, मेरे पिताजी कहाँ रहते थे। यानी अगर साहिब सिंह वर्मा की बात करें तो ठीक है, उनके पिताजी ने पुराने गांव में जाटो ग्राउंड का वोट इकट्ठा किया था, काम किया था। लेगेसी इश्यूज है, नेता यहाँ पे उगना बहुत मुश्किल है। और इस लड़ाई में लगातार जो है वो पार्टियां लेट होती रहती हैं। एक और प्रॉब्लम बीजेपी और कांग्रेस की मैं ये देख रहे हैं दिल्ली में, इट इज नॉट एन इश्यू कि हु विल बी योर चीफ मिनिस्टरियल फेस, इट इज ऑल्सो व्हेन ही विल बी द चीफ मिनिस्टरियल फेस। आप चुनाव के 3 दिन 5 दिन पहले किरण बेदी लाते हैं, आप चुनाव के पहले बात ही नहीं करते हैं। आप लीडर, अगर जैसे आप किसी ने कहा स्मृति ईरानी के बारे में, तो अगर स्मृति ईरानी के बारे में बात करनी है तो अभी थोड़ी करनी है साहब। इसके लिए 4 साल पहले आकर के, जब उन्होंने बहुत साल राहुल गांधी को टारगेट किया था अमेठी में, तब जाकर के वो अमेठी जीत पाई थी। दिल्ली का वोटर जो है वो मुझे लगता है कि बहुत लो लेवल की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा उसका कोई, मैं ये कहूंगा कि जैसे यूपी, बनारस और बिहार के लोग को हम कहते हैं पॉलिटिकली बहुत शार्प होते हैं, दिल्ली वाला बहुत छोटे उन इश्यूज पे वोट करता है। लेकिन इतना भी अहमक नहीं है कि आप अचानक किसी को खड़ा कर देते हो वोट देने के लिए
जुट जाएगा। आई थिंक ये क्राइसिस जब तक बीजेपी नहीं टैकल करती है अपनी लीडरशिप क्राइसिस को, तब तक वो थीम सेट नहीं कर पाएगी दिल्ली के अंदर। जब तक थीम नहीं सेट कर पाएगी तो वो जो एक होलसम पैकेज होता है किसी वोटर को रिझाने का, वो बीजेपी के लिए इम्पॉसिबल रहेगा। थैंक यू राहुल श्रीवास्तव जी। अमित का रुख करते हैं और अमित के साथ सवाल के बाद मेरे 4-6 सवाल हैं जो ओपन टू ऑल हैं, सो हूएवर वांट्स टू रिस्पॉन्ड कैन चिप इन। अमित, मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी में इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का और सीट किसको क्या मिलेगी, इसका क्या क्राइटेरिया रहा? एक तो जैसे प्रीति ने जिक्र किया, पटपड़गंज पिछली बार फंस गई थी, तो इस बार वहाँ एजुकेटर अवध ओझा को ले आए और सिसोदिया को दूसरी सीट पर भेज दिया। और क्या क्या पैमाने रहे, किस तरह की टैलेंट स्काउटिंग हुई, और अभी कोई सरप्राइज बाकी है क्या? 70 के 70 आ गए ना? अभी नहीं आए ना? तो सारे आ गए, पर विनेबिलिटी इस बार आपने आम आदमी पार्टी ने, अमित बताएगा कि एग्जैक्टली जो बीजेपी करती है वही किया। अच्छा। और क्यों किया है? जी अमित। सौरभ, देखिए एक ही शब्द है, सर्वे सर्वे सर्वे। तो लगातार 3 महीने तक, हाँ, तो जिसके हक में सर्वे आया वो सुखी हैं, और जिसके हक में सर्वे नहीं आया, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग दुखी होकर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। और वो प्रक्रिया हो सकती है चुनाव के करीब आसपास कुछ और विधायक जो पूर्व होने वाले हैं वो बीजेपी या कांग्रेस की तरफ अपना रुख करें। तो कुल मिला के देखिए, ट्रैजेक्टरी शुरू होती है। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, एक छोटी सी सभा करते हैं पार्टी दफ्तर के बाहर, जहां पे वो अपने इस्तीफे की अनाउंसमेंट करते हैं। और उसके बाद से ही ये स्पष्ट कर दिया गया था सिटिंग विधायकों को कि अगर आपको इस बार चुनाव लड़ना है तो आप अपने इलाके में जाइए, लोगों के बीच रहिए, जो काम बचा हुआ है, रह गया है, नहीं करा पाए हैं, पूरा दमखम लगा दीजिए इसको निपटाने में। और फोकस एरिया भी था कि सड़कें ठीक करा लीजिए, नालियां, सिवर, पानी, ये कुछ की एरियाज हैं जो दिल्ली में वैसे भी जो सरकार, दिल्ली की सरकार चल रही है वो बेसिकली सिविक बॉडी सरकार ही चल रही है, क्योंकि सर्विसेज डिपार्टमेंट आपके पास है नहीं, पुलिसिंग आपके पास है नहीं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा कामकाज बचा नहीं है आपके पास करने के लिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया दिए गए थे विधायकों को निपटाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वो हुआ नहीं। तो उनको कहा गया, फिर उनको पहला सर्वे, दूसरा सर्वे, तीसरा सर्वे, 3 सर्वेज हुए हैं। तो पहले सर्वे में जिन विधायकों की स्थिति खराब थी उनको इंडिकेट किया गया था, और उसके बाद ऑप्शन तलाशने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अंततः 17, अगर आप देखेंगे तो 17 सिटिंग एमएलएस का टिकट काटा गया, जिसमें 3 ऐसे विधायक हैं जिनके बेटों को 2 के बेटों को टिकट दिया गया है, एक की पत्नी को टिकट दिया गया है, नरेश बाल्यान, क्योंकि वो फिलहाल जेल में है, मकोका के केस चल रहा है उनके खिलाफ, तो उनकी पत्नी को फील्ड किया गया है। 15 विधायकों को टाटा बाय बाय कर दिया गया, जिसमें आप समझिए कि सर्वे की क्राइटेरिया की सैंक्टिटी स्टैब्लिश करने के लिए मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की टीम ने दिलीप पांडे, जो चीफ व्हिप थे दिल्ली विधानसभा के, उनका टिकट तक काट दिया तिमारपुर से। जबकि अगर आप किसी एक ऐसे इंसान को लेके आ रहे हैं, बीजेपी से बंटी को लेके आया गया, वो ऐसा कोई कैरिस्मेटिक फिगर नहीं है जिनके साथ जीत की श्योरिटी है, लेकिन मुझे लगता है एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि सर्वे ही सत्य है, आम आदमी पार्टी के इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में दिलीप कुमार पांडे की टिकट का निपटारा किया गया तिमारपुर से, ताकि एक मैसेज क्लियर हो जाए सबको कि अगर दिलीप पांडे की टिकट जा सकती है तो इस पार्टी में किसी की टिकट सेफ नहीं है। अब एक और चीज, एक फैक्ट है कि 70 की 70 सीटों पे कैंडिडेट्स उतार दिए गए हैं। एक सीट को छोड़ के कहीं भी कैंडिडेट नहीं बदला जाएगा, ये रूल है। फिलहाल तो यही स्टैब्लिश रूल है। अनप्रेसिडेंटेड कोई घटना हो जाए तो अलग मामला है। मटिया महल की सीट है, शोएब इकबाल वहां से विधायक हैं, उनको टिकट दिया गया था, लेकिन बाप और बेटे जो पूर्व डिप्टी मेयर दिल्ली के रहे हैं आले इकबाल, उन दोनों में आपसी पारिवारिक एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आले ने एक तरह से अपने लिए कैंपेनिंग शुरू कर दी है। आखिरी मोमेंट में जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी तब जाके पिता के जगह पुत्र अपना फॉर्म भरेंगे। तो जो आपका सवाल था, क्राइटेरिया सर्वे का ही था, विनेबिलिटी फैक्टर था। और पटपड़गंज की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जैसे प्रीति भी जिक्र कर रही थी, बहुत कम मार्जिन था। इस बार भी मनीष सिसोदिया जेल में थे 2 साल। एक लेकिन फैक्ट मैं जरूर इसमें ऐड कर देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग होते थे कई बार जब वो राउज अग्नि कोर्ट आते थे अपनी हियरिंग के लिए, तो बहुत ही फाइन डिटेल है, माइन्यूट है, इररिलेवेंट भी मान सकते हैं कई सारे लोग इसको। उनके जो एमएलए टीम की जो कोर टीम थी, वो लोग वहां खड़े होते थे और हाथ में फाइल होती थी। फाइल में बड़े सारे लेटर्स होते थे। वो क्या लेटर थे?
किसी पार्क का रेनोवेशन का काम है, कहीं छोटी सी नाली का काम है, कहीं सीवर का काम है। तो जब मनीष सिसोदिया राउजनी कोर्ट में हियरिंग के लिए आते थे, तब भी उनकी टीम वहां पे दस्तावेज लेके खड़ी रहती थी कि साइन हो जाए किसी तरह से कोर्ट से, तो वो सारा काम एमएलए फंड वाला जो काम है वो चलता रहे, ताकि ऐसा ना लगे कि विधायक मिसिंग है तो काम रुक जाएगा, जो कि सकूर बस्ती में वैसे नहीं हुआ, जहां पे सत्येंद्र जैन विधायक हैं, मंत्री रहे थे, जेल गए, सेम पीएमएलए का एक केस था। तो वहां एक तरह से आप कह सकते हैं कि काम ठप होने वाली स्थिति बनी थी, लेकिन पड़पड़गंज सीट पे लगातार काम चलता रहे, स्मूथली चलता रहे। ये मनीष सिसोदिया की पर्सनल टीम ने इसको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की, लेकिन ये फैक्ट है कि कई बार वोटर एम्बिशन जो है कल्ट लीडरशिप को भी ओवरराइड कर सकती है, और वो पड़पड़गंज के लिए परफेक्टली वो एग्जाम्पल बैठता है, जहां पे उत्तराखंडी वोट बैंक का एक सेंटिमेंट है कि उनको रीजनल लीडर चाहिए। रवि नेगी बीजेपी के बहुत ही शानदार लोकल काउंसलर हैं, पहाड़ी समुदाय से आते हैं, उनकी एक छवि है कामकाज की, उस सहारे से उन्होंने मनीष सिसोदिया जैसे स्टैचर के नेता को जबरदस्त चैलेंज दिया और ऑलमोस्ट हार की कगार पे लाके खड़ा कर दिया। तो वहां विनेबिलिटी के लिए एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पूर्वांचली वर्सेस पहाड़ी वोट बैंक का फैक्टर यूज करने का। ठीक है अमित, आई विल कम बैक टू यू। मेरा सवाल इस बार जतिन से शुरू हो रहा है। जतिन, कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए, इस स्विच की पटकथा बीजेपी में कैसे रची गई, जरा ये बताइए, और नजफगढ़ से जो भिजवासन भेजा गया। देखिए, मैंने आपको पहले भी जब बता रहा था कि बीजेपी अपना जो बेस बनाना चाह रही है वो पुराने वोट बेस को जोड़ते हुए, जो पंजाबी पॉपुलेशन उनसे किसकी जो बनी और जाट, तो इस केस में उनसे बहुत समय तक वीरेंद्र सचदेवा टच में थे और वो चाह रहे थे कि उनको लाया जाए। फिर जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, कुछ उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की, कुछ वहां पे भी कुछ एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया गया और उस तरह से वो आए। पर पार्टी प्राइमरली चाहती थी कि वो नजफगढ़ से ही चुनाव लड़े, पर उनका मन भिजवासन से चुनाव लड़ने का था। शायद उनका पर्सनल फीडबैक था कि नजफगढ़ में थोड़ी सी एंटी कंपेंसी। ओके, कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने की क्या कहानी है? ट्रस्ट फैक्टर, सिर्फ एक ही कहानी है, क्योंकि कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं। अगर आप अगर आप देखें तो आतिशी से बहुत सीनियर है। तो नंबर 1 सबसे जो ट्रिगर पॉइंट अगर आप मान लें, हम जो आउटसाइडर की तरफ से देखें कि ट्रिगर पॉइंट क्या रहा, कि जब आतिशी को पिक किया गया एज द रिप्लेसमेंट चीफ मिनिस्टर, तो वो एक ट्रिगर था और वो बहुत बड़ा ट्रिगर था, एक बहुत बड़ा धक्का भी था कैलाश गहलोत के लिए। तो ये तो आउटर में जो हम सब ने देखा, इंटरनली क्या क्या जो थी, अगर आप जो बीट रिपोर्टर्स हैं आम आदमी पार्टी के, और हमेशा एक बात होती थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सारे जो और कैबिनेट लीडर्स होते थे आम आदमी पार्टी के, उन सब की फाइलें फंस जाती थी, कुछ क्लियर नहीं होता था। पर कैलाश गहलोत जी की फाइल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की फट से क्लियर हो जाती थी, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स मतलब वो चक्कर काटते रहते थे उनकी फाइल्स। तो एक वो था कि भाई एलजी की कैलाश गहलोत जी से काफी अच्छी है, तो कि इनका कैसे हो जाता है। पर देखिए, इसका ना एक फ्लिप साइड है सौरभ, बिकॉज इफ अ लीडर इज बहुत शातिर नेता हैं अरविंद केजरीवाल, बहुत स्मार्ट हैं। अगर आप देखें 2024 में जब वो जेल से कितना प्रचार के लिए सिर्फ 20 दिन के लिए बाहर आए थे, आपको याद है उन्होंने एक रैली में ही, क्योंकि ही हैड नथिंग टू लूज, उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया, दिल्ली में नहीं यूपी में योगी बना अमित शाह, जो उन्होंने वहां पे क्रिएट किया। सो ही इज वेरी स्मार्ट, बट व्हाट आल्सो हैपेंस इज व्हेन अ लीडर इज at the caliber of Arvind Kejriwal, there are a lot of trust factors, lot of trust issues. So there has always been a trust factor. Of course, trust but there's a long list. बहुत योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण। मैं इनकी बात कर रही हूँ कि एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा रहा है कैलाश गहलोत जी के साथ। अब आम आदमी पार्टी इसको कहेगी कि देखिए कि उनकी इतने ईडी केसेस थे, ये तो थोड़े डर गए और चले गए, ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये है। पर इंटरनल एक्सप्लेनेशन ये भी है कि कभी उनको इतना ट्रस्ट कर नहीं पाए अरविंद केजरीवाल। ये जब बातें चलती थी कि देखिए एलजी से क्लोज हैं, इट रीचेस द सुप्रीम लीडर ऑल्सो ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो एक area of doubt gets created. Number 1. Number 2, कैलाश गहलोत would have wanted to, मतलब वो उनको एक ग्लिमर थी कि आतिशी की जगह
उनको बोला जाएगा, क्योंकि सीनियरिटी में बहुत ऊपर थे वो आतिशी से. सो दैट वाज आल्सो मे बी एन ईगो, ईगो वाज हर्ट. पॉलिटिकल ईगो इज वेरी वेरी फ्रेजाइल. सो एंड दैट बीजेपी ने ऐसा क्या प्रॉमिस कर दिया होगा? यहाँ अच्छे खासे मंत्री थे. देखिए, मंत्री थे पर कब तक रहे वो बहुत बड़ी मतलब क्वेश्चन मार्क था. और एक के बाद एक सारे नेता जो आम आदमी पार्टी के थे जेल जा रहे थे. अब हम स्टूडियो में बैठ के यही कहते थे कि देखिए अगला नंबर कैलाश गहलोत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक मतलब केस तो कर ही दिया था. अब वो फाइल खुली थी, अब ईडीपो को जब ऐड करना था उस पे करे. तो ये सारे इश्यूज थे, पर मुझे लगता है नंबर 1 इशू था ट्रस्ट फैक्टर. ओके अमित, हु इज इफेक्टिव नंबर 2 इन आम आदमी पार्टी नाउ? आतिशी सिंह, मनीष सिसोदिया, हु एल्स? अमित. सौरभ, उससे पहले एक एडिशन जरूर कि देखिए कैलाश गहलोत की एक डायकोटमी रही कि जब वो आम आदमी पार्टी में थे तब उनको टेक्नोक्रेट रहना था, पॉलिसी पे फोकस होना है, जमीन पे नहीं आना है, प्रोटेस्ट नहीं करना है. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बावजूद आपको कैलाश गहलोत कहीं बहुत ज्यादा विजुअल्स में प्रोटेस्ट करते हुए नहीं दिखेंगे. और अब जब बीजेपी में वो गए हैं तो उनको स्ट्रीट फाइटर बनना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हुए प्रोटेस्ट में वो बैरिकेड पे चढ़ के वाटर कैनन के सामने नारेबाजी करते हुए दिखाई देंगे. हालांकि दूसरी साइड से अरविंद केजरीवाल ने कभी कैलाश गहलोत के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला. हो सकता है कि कल को राजनीति है और राजनीतिक पार्टियों में दरवाजे खुलते और बंद होते हमेशा है, और एक बटन, एक बयान का बस इंतजार होता है. नंबर 2 वाली कहानी पे फिलहाल मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल नंबर 1 है और बीच में बहुत बड़ा गैप अब दिखाई देता है. अगर आप पहले की बात करते तो शायद दिल्ली के पॉलिटिक्स के हिसाब से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और फिर पूरी पार्टी, पीएसी, सारी चीजें आ जाती हैं. लेकिन फिलहाल अब मनीष सिसोदिया को ये लिटमस टेस्ट पास करके आना पड़ेगा. जंगपुरा से अच्छे मैंडेट से, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतना पड़ेगा और फिर सरकार में वापस जो गवर्नेंस का चेहरा जिस तरह से मनीष सिसोदिया बने थे 2015 से 20 और फिर 20 से लेके जब तक एक्साइज पॉलिसी वाला जो तूफान था वो नहीं आया तब तक इफेक्टिवली तो मनीष सिसोदिया ही सरकार चलाते थे. लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और फिर पूरी आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन टीम, स्ट्रैटेजी टीम, वो नंबर 2 की भूमिका पे जरूर दिखाई देती है. कई सारे नेता पिछले साल भर में अलग अलग नेताओं को जरूर प्रोमिनेंस मिला. संगठन चलाने के लिए संदीप पाठक को लोकसभा के दौरान, हरियाणा चुनाव के दौरान जिस तरह की खुली छूट मिली थी, शायद ही आम आदमी पार्टी में किसी और नेता को किसी और दौर में इतनी ज्यादा ताकत मिली होगी. और एक तरह से बहुत ही खराब दौर से आम आदमी पार्टी गुजर रही थी जब आपकी पार्टी के सारे ही नेता जेल में हो, और तो वैसी स्थिति में पार्टी को इंटैक्ट रखना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है. जो पास भी किया उन्होंने, जो हरियाणा का टास्क था वो पूरा भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिलहाल टॉप लीडरशिप को लगता होगा कि अंडर परफॉर्मर थे तो उनको एक स्पेसिफिक काम देके भेजा गया है. कम्युनिकेशन टीम के कुछ लोग हैं जिनको अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं. और फिर फिलहाल दिल्ली के लिहाज से देखिए सारे लोगों का फोकस जरूर है कि आप अपनी अपनी विधानसभा में लड़िए और जीतिए और फिर ये नंबर 2, नंबर 3 सब कुछ फिट हो जाएगा. चुनाव आम आदमी पार्टी जीतती है तो निश्चित रूप से सरकार की ट्रेजेक्टरी में अरविंद केजरीवाल और फिर मनीष सिसोदिया ही दिखेंगे. आतिशी उसके बाद कैबिनेट में रिटेन होंगी, इसकी संभावना जरूर दिखाई देती है इस वक्त. सौरभ, थैंक यू. जतिन और कुणाल, मेरा अगला सवाल आपसे है और राहुल जी से भी. AIMIM क्या किसी किस्म का डेंट दे सकती है आप लोगों को लगता है? बीजेपी में क्या चर्चा चल रही है, क्योंकि ये ओखला की सीट और 1-2 सीटों पे काफी ये है कि साहब जो कैंडिडेट दिए गए हैं वो गेम बिगाड़ सकते हैं. और बीजेपी की उम्मीद सिर्फ AIMIM से नहीं है. बीजेपी की उम्मीद तो एक बार आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी जो है उससे भी है कि वो भी कुछ गलत सीट्स में कर पाए. तो इन दोनों से बीजेपी की उम्मीद है. बट सौरभ, ऑफ लेट हमने भी देखा और आप भी बहुत वाइडली ट्रेवल की कि आज की डेट में माइनॉरिटीज जो वोट करते हैं वो बीजेपी के माइनॉरिटी कैंडिडेट को नहीं करेंगे, वो अपोजिशन के स्ट्रॉन्ग चिंटू जो तिलकधारी है उसको भी करते हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी का आउट ऑफ पावर है. दूसरा सौरभ, ये जो रिजर्व सीट्स है, दलित सीट्स है, वहां पर अब ये जो अभी अम्बेडकर वाला हुआ है उसका कितना असर पड़ता है कितना नहीं है वो भी देखना पड़ेगा. बट वहां पर आजाद समाज पार्टी ऐसा कुछ कर पाए मुझे बहुत बहुत डाउट है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा उनसे ज्यादातर जाटव आइडेंटिफाई करते हैं. तो दिल्ली में कितने जाटव है कितने. एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और सौरभ शेयर करना चाहूंगा
आप हमारी कंट्री में हर स्टेट्स में रीजनल पार्टी है, कुछ रीजनल सेंट्री। दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, कोई एक सिंगल आइडेंटिटी, कोई एक सिंगल होमोजीनियस कुछ ऐसा एक मिक्सचर नहीं है। वहां पर एक नॉन नेशनल पार्टी आकर बनी है, वो शो करती है कहीं ना कहीं नेशनल पार्टीज ने दिल्ली को नेशनल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से देखा, शायद लोकल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाए। जहां राहुल जी ने बड़ा वैलिड पॉइंट किया कि एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ नहीं होता, तो वो एक देखने की बात है। क्योंकि बीजेपी ने मजाक में कई बार होता है कि दिल्ली बीजेपी वाले लोगों की बारात में तो बहुत नाच ली, अपनी बारात आज तक, जो सौरभ जी बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि कोई भी बीजेपी का कार्यक्रम होता है स्टेट जीतने का, मामला से लेकर वोट से लेकर भीड़ से लेकर बैनर से लेकर सब दिल्ली बीजेपी का। बट वो ये कि लोगों की बारात में दिल्ली बीजेपी इतनी नाच चुकी है कि अपनी बारात का बड़े सालों से। थैंक यू राहुल श्रीवास्तव जी। नेता नगरी के सत्र का आपसे ये आखिरी सवाल है, दिल्ली के चुनाव नतीजे जो भी उसकी दो प्रमुख संभावनाएं हैं, या तो आम आदमी पार्टी पार में आती है या पार से बाहर जाती है और तब बीजेपी आती है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन जो ग्राउंड के रिपोर्टर्स के बिना पे नेशनल पॉलिटिक्स में इसका क्या असर दिखेगा? इंडिया ब्लॉक में तो ऑलरेडी सुगबुगाहट दिखी रही है। बीजेपी ये कह रही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत के बाद ब्रांड मोदी इज बैक। दिल्ली चुनाव के बाद क्या व्याख्याएं हो सकती हैं? देखिए सौरभ, मुझे जो लग रहा है कि आई डोंट थिंक जो कॉन्टेस्ट है दिल्ली का, इट इज अ कॉन्टेस्ट टू डिफीट आम आदमी पार्टी। आई थिंक द बीजेपी विल बी वेरी हैप्पी, कि खुश होगी कि अगर वो उसकी नंबर ऑफ सीट्स को कम कर पाए। आपने वो पहला AIMIM का जो कहा आपने कि वो क्या कर पाएगी, देखिए मुस्लिम वोटर बहुत क्लियर है, उसको कोई संशय नहीं है इस बारे में कि उसको क्या करना है, उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर है। अगर आप देखें तो यही बातें हो रही थी महाराष्ट्र चुनाव से पहले, और कि ऑल इंडिया ये AIMIM क्या कैसा करेगी। 16 सीटें लड़ी थी, 7 या 8 सीटों पे उनके लोगों की जमानत जब्त हो गई। एक सीट जो जीती है उसमें 162 वोट से जीती, करीब 5 सीटों में वो रनर्स अप थी। लेकिन बेसिकली देयर वाज ज्यादा दिल्ली में AIMIM का कोई इंपैक्ट नहीं दिखेगा। नेशनल लेवल पे इंपैक्ट जो है, अगर इस कॉन्टेस्ट में पहले से ही लोगों को ये बात दिख रही है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो ऐसा ये कॉन्टेस्ट हालांकि होगा, एक लेवल पे आ जाएगा, बॉइल डाउन करेगा अब कि अरविंद केजरीवाल मॉडल वर्सेस नरेंद्र मोदी मॉडल। मगर आप बीजेपी का भी देखिए तो द वे द बीजेपी इज ऑपरेटिंग, वो जानती है कहीं ना कहीं कि कॉन्टेस्ट बहुत टफ है। आई थिंक ये जो इसका इंडिया ब्लॉक का इंपैक्ट है वो एक इंटरेस्टिंग इशू है कांग्रेस के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग इशू है क्योंकि हम सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी तो उसका हारेगी तो क्या इंपैक्ट होगा, मगर कांग्रेस के लिए एक और डिबाकल होगा ना महाराष्ट्र के बाद, हरियाणा के बाद। कांग्रेस का एम अगर है कि वो आम आदमी पार्टी को वीकन करना चाहती है। देखिए पिछले 2 कॉन्टेस्ट लोकसभा और विधानसभा में उसको एक भी सीट नहीं मिली है, 0 उसको मिली है, मगर उसके पास कोई क्लू नहीं है। इट डज नॉट हैव ए क्लू कि अटैक कहां पे करे। somebody had mentioned कि कैसे अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होगी, यही एलिमेंट नहीं है। मुझे अभी आई डोंट हैव क्लैरिटी कि अभी तक क्या कोई कमेटी बन गई है ऐसी जो कि कांग्रेस बनाना चाहती है, जिससे कि आगे वो कैंपेन कमेटी जो कि काम करेगी। एमएलएज और एमपीज को लाया जा रहा है बाहर से, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र से। वो कितने सक्षम होंगे दिल्ली की पॉलिटिक्स में कांग्रेस के फॉर्च्यून्स को रिवाइव करने के लिए। अगर ये कॉन्टेस्ट आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मॉडल वर्सेस नरेंद्र मोदी मॉडल है, तो इज देयर ए कांग्रेस मॉडल। अब आप उसके अंदर देखिए कि लोकसभा महाराष्ट्र के चुनावों की हार के बाद से जिस तरह से हरियाणा में डिनाई की गई सीटों को आम आदमी पार्टी को डिनाई किया, या समाजवादी पार्टी को, और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी इज डेफिनेटली वेरी क्लियर कि अब वो कांग्रेस को भी वैसी स्पेस नहीं देना चाहती है। कहीं ना कहीं दिख ही रहा है कि राहुल गांधी ने 2022 में जो एक बहुत स्ट्रांग कैंपेन आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब में किया था, उतना स्ट्रांग कैंपेन आपको यहां पे उतना दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कैंसिल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कहीं ना कहें तो टॉपब्रास बेशक रही हो, लेकिन स्टेट लेवल लीडरशिप जैसे हरियाणा में कांग्रेस की हाईकमांड के साथ नहीं चल रही थी, यहां पे भी वो परेशानियां कांग्रेस के लिए खड़ी हो रही हैं।
अगर आप देखें तो उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि क्या ये अलायंस, इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए बना था, अगर नहीं तो असेंबली के लिए अगर था तो कोई मीटिंग होती नहीं है, क्यों नहीं हम लीडरशिप जैसे तमाम इश्यूज को सेटल करें। तेजस्वी यादव ने भी ऐसी बातें कही हैं। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए इसमें इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बीजेपी के लिए जो सवाल है कि जो बैटल ग्राउंड बीजेपी हारती रही है ट्रेडिशनली, या जहां पे ग्राउंड अपनी लाइन लंबी नहीं कर पा रही है, बिहार और दिल्ली जैसे राज्य, बंगाल जैसे हैं, ये बीजेपी के एक चैलेंज है। देखिए अगर आप दिल्ली के तमाम असेंबली के रिजल्ट्स देखें तो 1993 में जो बीजेपी 48% वोट लेकर के 47.8 वोट लेकर के आई थी, वो पार्टी अभी पिछले चुनावों में 38.5 पे रुकी हुई है। 32 पे आई, 33 पे आई, 40 पे आई, 35 पे आई। मगर पिछले 3 चुनावों का अगर देखें 13, 15, 20 का, तो बीजेपी का एक वोट शेयर का सैचुरेशन हो गया है कि 33%, 32%, 38%, वो एक सीलिंग को क्रॉस नहीं कर पा रही। यानी नए वोटर्स, नए लेवल पे नए वोटिंग डेमोग्राफीज को अपने साथ नहीं जोड़ पा रही है। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दलित वोटर, मुस्लिम वोटर और तमाम वोटर जो है वो बीजेपी के साथ नहीं आ रहा है। बीजेपी का फोकस अगर आप देखें तो पंजाबी वोटर पे ज्यादा रहा है दिल्ली के अंदर, जबकि स्ट्रेंजली ऐसा है कि आम आदमी पार्टी उतने ज्यादा पंजाबीज को टिकट नहीं दे रही है, और उसके जो चुन करके आ रहे हैं उसमें से 50% जो वो अपर कास्ट है। देयर इज समथिंग हैपनिंग। मैं ये कहूंगा कि वोटर को जोड़ने की जो एक ग्लू होती है वो अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा बेहतर ढूंढ ली है। जिसे कहें सोशो इकोनॉमिक लेवल पे काट दिया है, जो ही हैज कट अक्रॉस दोज लाइंस, और वो उस लेवल पे आ गए हैं कि जहां पे उनकी फ्रीबीज और उनकी स्कीम्स जो है वो दिल्ली वालों को और उनकी लीडरशिप वो भा रही है इस समय पे आम आदमी पार्टी को। तो डेफिनेटली अ सेटबैक फॉर द बीजेपी की एक बार फिर से लीडरशिप ना उभार पाना, अपने वोट बैंक को ना बढ़ा पाना, नई थीम को सेट ना कर पाना, ये तमाम जो इश्यूज बीजेपी को डॉक कर रहे हैं वो फिर से जिसे कहेंगे हाईलाइट हो जाएंगे। कांग्रेस की जो बात है वो वहां पे उसकी क्राइसिस जो है वो यहां से इट विल कंटिन्यू फ्रॉम हरियाणा, महाराष्ट्र, एक कंटिन्यूएशन होगा, और इंडिया ब्लॉक में भी उसके लिए परेशानी है। वो एज ए पब्लिक, एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी परेशानी है कि लोग बात साहब कहेंगे कि मीर तकी मीर ने कहा है कि दिल्ली में आज भीख नहीं मिलती कि कल तलक दिमाग जहां था तख्त ताजो तख्त का। So the Congress has a much deeper crisis as far as Delhi is concerned. थैंक यू राहुल श्रीवास्तव जी। मुझे लगता है दिल्ली का चुनाव अगर मैं एक लाइन में बोलूं 3 M's पे आ जाएगा। महिला, बिकॉज दिल्ली में 44%, 6% महिला हैं। लास्ट टाइम 2020 में महिला वोटर्स ने जमकर अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था। इस बार क्या जो स्कीम्स हर कोई ऑफर कर रहा है वो काम करेंगी। नंबर 2, मुझे लगता है द अदर बिग M which will be a factor will be Muslims. Where will the Muslims go? Will the Muslims consolidate behind Congress? या there is no other option? या वो सारा का सारा या एक काफ़ी बड़ा चंक बिकॉज मुस्लिम विल वोट अगेंस्ट द बीजेपी, आम आदमी पार्टी के पास जाएगा। एंड नंबर 3 जो मैंने पहले भी जिक्र किया, मिडिल क्लास बीजेपी का कोर वोटर रहा है अभी तक। क्या वो वोटर वापस विधानसभा में, जो लोकसभा में फिर बीजेपी के पास था, बीजेपी वापस ले पाएगी? मुझे लगता है ये चुनाव इन 3 M's पे आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। आज हमने दिल्ली पर विस्तार से बात की। वैसे बात करने को बहुत कुछ है क्योंकि सुगबुगाहट है बिहार में कि कहीं नीतीश फिर से दाएं बाएं तो नहीं कर देंगे। सुगबुगाहट तमिलनाडु में भी है क्योंकि यूजीसी के नए रेगुलेशन के ड्राफ्ट को लेकर स्टालिन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है तमिलनाडु की विधानसभा में। महाराष्ट्र में पूछा जा रहा है कि ये जो नई नवेली सरकार है सब कुछ स्मूथली चल रहा है क्या। अब जहां राज्य हैं वहां सियासत है और चर्चा है, लेकिन हर दफ़ा हम कोशिश करते हैं कि कुछ एक केंद्र बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करें। दिल्ली पर विस्तार से ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बने रहिए नेता नगरी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आपने अपने तजुर्बों को, अपनी व्याख्याओं को हमारे साथ साझा किया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों को एक बार फिर से
नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।